है, समझ में आया? इन्फ्लेशन को कंट्रोल कौन करता है, समझ में आया? इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है, ये समझ में आ गया ना? ये बंद कर दो वहां से। आज की क्लास में हम बात करेंगे, सारे लोग ऑन द बोर्ड, इन्फ्लेशन क्या होता है, कैसे होता है, डिफ्लेशन, ये सब चीज समझ गए। कल हमने 4 शब्द सीखे, एक इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति, एक डिसइन्फ्लेशन विस्फीति, एक डिफ्लेशन अविस्फीति, और एक रिफ्लेशन पुनःस्फीति। यहां तक सबने नोट भी कर लिया? आज हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलो, हमारे पास 2 अवस्थाएं हैं, एक है हमारे पास इन्फ्लेशन और एक है हमारे पास डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। एक साइड है जब बाजार में सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं, और दूसरी साइड जब बाजार में सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें कम होती हैं। तो आप मुझे बताइए, इन्फ्लेशन अच्छा है या डिफ्लेशन अच्छा है? तो दोस्तों अब हम बात करेंगे, आज का टॉपिक यहां से शुरू कर रहे हैं, इसको हटा देते हैं पूरा। आज का टॉपिक हमारा है, आप साथ में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति एवं अविस्फीति के प्रभाव, द इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन ऑन इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति एवं अविस्फीति के प्रभाव। बोलो क्लियर ना? मेरे प्यारे साथियों, अगर हम बात करें कि मुद्रास्फीति अच्छा है या अविस्फीति, इसकी बात हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ व्यापार चक्र, ट्रेड साइकिल। व्हाट द ट्रेड साइकिल इज? ट्रेड साइकिल अर्थव्यवस्था के विभिन्न फेजेस, चरणों को दर्शाती है। जैसे मानवीय जीवन, आप लोगों के हमारे जीवन के अलग अलग फेजेस हैं। पहले हम सभी लोग मम्मी के पेट के अंदर थे, फिर बाहर आए, फिर थोड़े बड़े हुए, फिर और बड़े हुए, फिर आपकी उम्र पे आए, फिर आप हमारी उम्र पे आओगे, फिर हम अपने बाप की उम्र पे जाएंगे, फिर हम दादाजी की उम्र पे जाएंगे, अरे बोलो यस, फिर हम निकल जाएंगे, फिर किसी दूसरे शरीर में घुस जाएंगे। कमान, ऐसा ही होता है। ऐसी हमारी इकोनॉमी में अलग अलग फेजेस होते हैं, और इन फेजेस को हम व्यापार चक्र से समझते हैं। तो व्यापार चक्र क्या है दोस्तों? ये इकोनॉमी का एक फेज है, इकोनॉमी की एक स्थिति है जहां पर एडी बराबर एएस है। क्या होता है सिर्फ एक ही बार बताते हैं हम, दोबारा एक बार पढ़ाने के बाद कभी नहीं बताते, क्योंकि हमारे पापा ने मना किया है। दोस्तों एडी बराबर एएस है। क्या होता है ये हम बताएंगे नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी बता चुके हैं। बोलो क्लियर? अर्थव्यवस्था के नजरिए से जब एडी एएस के बराबर हो, तो इसे हम इकोनॉमिक्स के नजरिए से कहते हैं पूर्ण रोजगार। पूर्ण रोजगार। तो अगर जब भी आपके एग्जाम में ये सवाल आए कि निम्नलिखित में से अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की अवस्था कौन संदर्भित करता है, तो एडी बराबर एएस। बात समझ में आ रही? मेरे प्यारे साथियों, दिस इज कॉल्ड व्यापार चक्र। ये इकोनॉमी के अलग अलग फेजेस हैं। जैसे इस फेज को मैं कहता हूं, जब इकोनॉमी यहां ऊपर है, इस जगह इसे मैं कहता हूं बूम या पीक। बूम या पीक। जब हम धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं, यहां, तो इसे इकोनॉमी के नजरिए से हम कहते हैं रिसेशन, दैट इज मंदी। और जब धीरे धीरे हम, भाई देखो शिव शक्ति पाटिल, तुम पगले हो, इसका परिचय मत दो है। तुमने कम से कम 30 बार कमेंट लिखा, 30 बार लिखा ना? तुम ध्यान से देखो यार सिकंदर, माना 2:30 बजे नींद आती है लोगों को, खाना खाने के बाद तुम्हें भी आ रही क्या? तो दोस्तों, तो शिव शक्ति पाटिल पटेल, आप गधा हैं, इसका परिचय ना दे मुझे। कह रहे हैं, देखो कहने के बावजूद भी 3-4 बार कमेंट उसने मार दिया, और कह रहा है कि सर प्लीज कंप्लीट नहीं, प्रिंटेबल पीडीएफ दे दो इसको, जो ये प्रिंट करा ले। भाई देखो, जो नोट्स बना रहे इसे चुपचाप बनाते रहो क्लास में या क्लास के बाहर घर पर, सो दैट ये तुम्हारे लिए किसी सोना और हीरे से कम नहीं है, क्योंकि यही वैल्यूएबल होंगे एक स्टूडेंट के लिए। मेरा स्टेटमेंट है, ये मेरा खुद का स्टेटमेंट है कि नोट्स आर लाइक ऑर्नामेंट्स फॉर द इंस्ट्रूमेंट, फॉर द स्टूडेंट्स। जो नोट्स हैं वो स्टूडेंट्स के लिए एक तरीके के गहने हैं। कम ऑन यस नॉट? ऐसे महिलाएं जब गहने पहनती हैं तो सुंदर लगती हैं, ऐसी जब स्टूडेंट नोट्स बनाते हैं तो सुंदरता आ जाती है उनकी तैयारी में। कम ऑन यस? पता नहीं क्यों समझ में नहीं आ रही तुम्हें बात, वरना मनने के है। अभी दोस्तों कल से यहाँ पे लगा लूंगा पीडीएफ, अंडरलाइन करता रहूंगा, ढक्कनों की तरह तुम्हें समझ के पढ़ाता रहूंगा। बोलो जी चाहिए क्या है? इसलिए डोंट ट्राई टू डिस्टर्ब द टीचर। अगर टीचर ने तुम्हें डिस्टर्ब करना शुरू किया, तुम्हारा दोस्तों जीवन बदल जाएगा, याद रखना। और क्यों तुम अपने वो 3, 4, 5, 6 सवाल जो कर सकते हो उसकी मिट्टी पलीत करवाना चाहते हो? इसलिए पढ़ लो आराम से। नहीं मन लग रहा है, मतलब उसके जरिए मैं सबको बोल रहा नहीं मन लग रहा है तो मत पढ़ो। कम ऑन सुनो, तुम्हारे पढ़ने न पढ़ने से मेरी इनकम तो तय होगी नहीं, है कि नहीं? पैसा उतना ही मिलता मुझे, चाहे मैं कम पढ़ाऊं चाहे ज्यादा पढ़ाऊं, अच्छे से पढ़ाऊं बुरी तरीके से पढ़ाऊं, पैसा उतना मिलता है भाई साहब, चाहे खड़े होकर पढ़ाऊं या बैठ के पढ़ाऊं। कम ऑन सुनो, प्लीज डिस्टर्ब मत करो दोस्तों मुझे ऑनलाइन, बस मैंने बता दिया। तो दोस्तों दिस इज द रिसेशन, मंदी, एंड दिस इज कॉल्ड, जब हम नीचे रहते हैं तो इसे हम कहते हैं डिप्रेशन, अति मंदी। इसीलिए तो बिहार गरीब है दोस्तों, नहीं समझे? क्योंकि तुम्हारी सोच गरीब है, तुम्हारी सोच गरीब है। बुरा लग रहा है, ऐसी तैसी कराओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक हेड और एक टेल। अगर हमने कहा इसीलिए बिहार गरीब है, तो तुम इसमें सकारात्मक भी ले सकते हो और नकारात्मक भी। तुम सकारात्मक कैसे कि सर हम इस गरीबी को दूर करेंगे बिहार की। कम ऑन यस नॉट? तो ये क्या है? सकारात्मक पहलू है। तुम सोचो अबे बड़ा है, कह रहा है बिहार गरीब है। अबे गरीब है तो है पूरे हिंदुस्तान में, मैं थोड़ा ना कह रहा सरकार कह रही। अभी मैं बढ़ाऊंगा गरीबी तो दिखा दूंगा 33.76% पीपल ऑफ द बिहार आर पुअर। और तो अभी मैं जब कुछ साल पहले पढ़ा था मैं तो बोलता था 50%। वो तो हमारी सरकार ने बहुत अच्छे काम किए दोस्तों, हम 33% गरीबी में आ गए। पूरे हिंदुस्तान में सबसे गरीब राज्य कौन सा है? क्योंकि दोस्तों ऐसे स्टूडेंट बिहार में मिलते हैं। भाई आप लोगों का काम क्या है, हमारा क्या है?
भाई जैसे टीचर पढ़ा रहा तो मैं वैसे ही तो पढ़ना पड़ेगा है। और अगर हमारा पढ़ाने का तरीका गलत होता तो फिर हम उसे जरूर सुधारते, नहीं सुधारते क्या भाई? सुधारते सुधारते तो इतने साल बाद ऐसे पहुंचे, नहीं समझे क्या? यही तो सुधार का हिस्सा है। अब तुम कह रहे फिर बिगड़ जाओ, राइट? तो भाई बहुत मुश्किल है यार। इनका फैन चालू कर दो सारे। चलो यहां देखो, जब हम ऊपर जाते हैं धीरे धीरे तो ऐसे हम लोग कहते हैं रिकवरी। ओए वहां बात करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो दोस्तों, मुझे नहीं चाहिए, मेरे पापा ने मना किया। तो दोस्तों गला और शरीर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर कहीं फैन वैन से मेरा गला खराब हो गया तो कल परसों की क्लासेस बर्बाद हो जाएंगी, आपका महत्वपूर्ण समय बर्बाद हो जाएगा। मुझे तो बिस्तर पे लेटने का भी पैसा मिलता है। कमान विद्या माता कसम बिल्कुल सही कह रहा हूँ, नहीं समझे क्या? अगर जब मैं पटना में रहता हूँ तो सोने का भी पैसा चार्ज करता हूँ। जब तुम बाद में नौकरी लगेगी तो पता चलेगा, उसको बोलते डीआरएस अलाउंसेस। बोलो जी यस। तो मैं यहाँ पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ, मीटर मेरा ऑन है दोस्तों। कौन सही है कि नहीं? तो यहाँ देखो क्या जीवन है, हे प्रभु ऐसा ही चलता रहे, राइट? यहाँ देखो दोस्तों, तो ये इकोनॉमी के अलग अलग फेजेस है, इन फेजेस को समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। कॉमन सेंस लगाएंगे जब हम यहाँ हैं, यहाँ पर दोस्तों ये क्या है, मैं आपको एक ऐसे आइडिया दे रहा हूँ। ये हमारा एक कर्व है, यहाँ पर मैं जीडीपी, यहाँ पर मैं लाइक टाइम पीरियड की बात करता हूँ, यहाँ पर मैं जीडीपी की बात करता हूँ। सो दिस इज द फेज वेयर एडी बराबर एएस, ऐसा दोस्तों। यहाँ पर मैंने ऐसा कुछ बनाया है, ये तो जब मैं जाहिर सी बात है इससे ऊपर जाऊंगा यहाँ, तो दोस्तों आप लोग बस ये देखिए, जब यहाँ एडी एएस के बराबर है, राइट, तो यहाँ बताओ ऊपर क्या होगा सारे लोग? ऊपर क्या होगा? ऊपर क्या होगा कि एडी ज्यादा होगा एएस से। एडी क्या होगा? ज्यादा होगा किससे? एएस से। अब आपके पास दो विकल्प है कि अच्छा गुरुजी आपने कहा तो मान लेते हैं ज्यादा होगा, लेकिन मानो नहीं। क्यों ज्यादा होगा वो समझो, क्योंकि यहाँ पर मनी सप्लाई क्या है? ज्यादा। कल पढ़ाया था मनी सप्लाई दोस्तों। इमेजिन द सिचुएशन इन द इकोनॉमी जहाँ पे मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है, राइट? जहाँ पर मुद्रा की आपूर्ति क्या है? बहुत ज्यादा है। यहाँ पे मुद्रा की आपूर्ति क्या क्या है? बहुत ज्यादा है। बोलो यस। तो आप सारे लोग बताइए, जब मनी सप्लाई ज्यादा होगी, श्रीलंका तुम लोग, जब मनी सप्लाई ज्यादा होगी तो क्या एडी ज्यादा होगा कि नहीं होगा? और अब इन्फ्लेशन का एक दूसरा डायमेंशन देखो, बस इसको देखते रहो। कुछ दिखाई दिया? इन्फ्लेशन जिसको दिख गया अच्छी बात है, नहीं दिखा तो आगे भी नहीं दिखेगा, छोड़ दो दोस्तों। नहीं समझ पाए? नहीं समझ पाए? समझ गए? जब देश में मान लो सारे लोग बहुत डिमांड करेंगे, राइट, वो देख लो अखिलेश कुमार एक गधा और आ गया, क्या कह रहा? एडी और एएस क्या होता है, राइट? तो दोस्तों वही तो है गधे जी, तुम्हारे लिए नहीं है, तुम छोड़ दो इसको ना। यहाँ देखो, क्या जब एडी ज्यादा होगा और एएस कम, इमेजिन करो एक ऐसी सिचुएशन इकोनॉमी में जब जितने भी लोग हैं वो डिमांड बहुत ज्यादा कर रहे हैं और सप्लाई बहुत कम है, तो प्राइसेस ज्यादा, इन्फ्लेशन। सॉर्टेड? यहाँ देखो, जब एडी एएस के बराबर है, जब नीचे होगा तो क्या होगा बताएं? एडी एएस कुछ ऐसा रिलेशन होगा, दिमाग लगाएं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मनी सप्लाई कम है, लोगों की जेब में पैसा कम है, लोगों की डिमांड कम है। बोलो सही है? और डिमांड कम है तो क्या इसी को मैं डिफ्लेशन बोल सकता हूं? क्या इसी को मैं अपस्फीति बोल सकता हूं? सो दिस इज कॉल्ड अपस्फीति। बेटे हमारा टॉपिक ऊपर देखो क्या लिखा है, ऊपर पढ़ो क्या लिखा है, ऊपर पढ़ो क्या लिखा है? अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति, एवरीवन ऑन द बोर्ड, मुद्रास्फीति और अपस्फीति, मुद्रास्फीति और अपस्फीति के प्रभाव। तो दोस्तों अब हम आपको इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का इंपैक्ट दिखाएंगे। बोलो देखना चाहोगे? बहुत प्यार से देखना मेरे प्यारे साथियों। आप मुझे एक बात बताइए, इसको छोड़िए, आप मुझे एक बात ये बताइए कि जब इकोनॉमी में ऐसी कंडीशन है तो ये इन्फ्लेशन क्रिएट कर रहा है, जब एडी एएस से ज्यादा है, तो मुझे बताइए अगर पूरे हिंदुस्तान के लोग एग्रीगेट डिमांड ज्यादा करने लगे, राइट, और एग्रीगेट सप्लाई, ये कमेंट तुमने लिखा क्या? ये अखिलेश कुमार को? अच्छा ठीक है दोस्तों, जब एडी ज्यादा करने लगे और एएस कम करने लगे, बोलो जी यस, तो तुमने गलत लिखा वैसे दोस्तों। जब एडी ज्यादा करने लगे और एएस कम, तो मुझे बताएंगे सारे लोग कि जितने भी स्टॉक्स हैं प्रोड्यूसर के पास वो क्या होंगे? आई नीड आंसर फ्रॉम ऑल द रकन्स। दोस्तों क्या होगा कि एग्रीगेट डिमांड जब ज्यादा है और सप्लाई कम है, अरे ऐसे सोचो यार, मैं ये शर्ट बनाता हूं, यहां से चलो यहाँ चलो, लोगों के पास पैसा, लोगों की डिमांड, मेरी सप्लाई, तो मेरे शर्ट के स्टॉक्स कम होंगे, खत्म बात। बोलो यस। अब दोस्तों जब मेरे शर्ट्स के स्टॉक्स कम होंगे मतलब इन्फ्लेशन के दौरान, बोलो यस, तो बताओ मैं क्या करूंगा? मैं अपना उत्पादन स्तर क्या करूंगा? अगर देश में उत्पादन स्तर बढ़ेगा तो देश की जीडीपी, और देश की जीडीपी बढ़ेगी तो देश की आर्थिक समृद्धि दर, आर्थिक समृद्धि दर, जब देश की आर्थिक समृद्धि दर बढ़ेगी, और मुझे बताओ जब उत्पादन बढ़ेगा, अगर मुझे अपना प्रोडक्शन ज्यादा करना है तो क्या मुझे और लोगों की आवश्यकता पड़ेगी? इसका मतलब है देश में रोजगार क्या होगा? बढ़ेगा, और रोजगार बढ़ेगा तो लोगों की आय, तो लोगों का जीवन स्तर, लोगों की अय्याशियां। तो इसका मतलब है कि जब देश में इन्फ्लेशन होता है तो लोग अय्याश हो जाते हैं। बोलो समझ में आया क्या? इसका मतलब जब देश में इन्फ्लेशन होगा तो वो देश की इकोनॉमी के लिए अच्छा है। तो जल्दी बोलो महंगाई, इन्फ्लेशन तो महंगाई, महंगाई, तो बताओ महंगाई अच्छी है बुरी? जल्दी बोलो अच्छी है बुरी? अच्छी है बुरी? लेकिन क्लास की बात क्लास में रहने देना। कौन नहीं, तुमने रोड पे जाके बोल दिया महंगाई अच्छी है, कोई यहाँ से चाटा कोई यहाँ से चाटा, पता नहीं चलेगा कितने चाटों की बरसात हो गई। कौन? यस, महंगाई अच्छी है बुरी, बट सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस लागू, नियम और शर्तें लागू। और वो नियम और शर्तें क्या है? थोड़ी देर वेट करिए ना। अब स्थिति, कुछ लोग सोच रहे होंगे वाह क्या बात है, अब स्थिति में जब ये टीवी मुझे, ये कैमरा मुझे, मान लो ये कैमरा 2 लाख की जगह 2-2 हजार का मिलने लगे, तो मुझे वाह क्या बात है। दोस्तों ये एसी 40 हजार की जगह 3-4 हजार मिलने लगे, तो मुझे वाह मोदी जी अच्छे दिन आ गए। तमाम यस करना दोस्तों, ऐसा आप लोग सोच रहे हैं। लेकिन जब इकोनॉमी में चीजें सस्ती हो जाए, मतलब डिफ्लेशन, इट्स नॉट गुड, इट्स वेरी बैड सिचुएशन फ्रॉम द इकोनॉमीज पॉइंट ऑफ व्यू। कैसे ही अर्थव्यवस्था के लिए डिफ्लेशन बुरा होता है, लेट्स हैव अ लुक नाउ। इसको देखना सारे लोग, अगर पूरे इकोनॉमी में एडी एएस से कम है, इसका मतलब लोगों की जेब में पैसा, तो बताइए सारे लोग, जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं इनके पास इनके प्रोडक्ट्स के स्टॉक, सारे लोग यहाँ देखो, सप्लाई ज्यादा है तो प्रोड्यूसर्स के स्टॉक्स ज्यादा, प्रोड्यूसर के स्टॉक्स ज्यादा। जब आप उत्पादक हैं, पूरी इकोनॉमी दोस्तों कॉमन सेंस पर बेस्ड है। मैंने आपसे पहले बताया हिस्ट्री या ज्योग्राफी जो तुम्हें लगती है सरल, पॉलिटी वो दोस्तों बहुत टफ है, मतलब मेरी नजर से, क्योंकि आपने सब जानते हो इकोनॉमिक्स में, बस मुझे गाइडेंस देना है आपको, एक दिशा निर्देश देना है, सब चीजें सॉर्टेड होती हैं। बोलो यस ना। देखना अगर एग्रीगेट डिमांड कम, एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा, तो बताइए स्टॉक्स क्या होंगे? जब आपके स्टॉक ज्यादा है यार, आपकी कंपनी में इतना ज्यादा स्टॉक हो गया, तो आपका उत्पादन, देश की जीडीपी और देश का आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि इकोनॉमिक ग्रोथ, देश की आर्थिक समृद्धि,
और जब देश में आप बताइए, जब आपको उत्पादन कम करना है तो कुछ लोगों को कंपनी से लात मार के क्या कर दोगे? कहोगे निकलो बेटा जाओ, बोलो जी यस। और आपका आय और जीवन स्तर कम, बोलो जी यस और नॉट। These are the impacts of deflation over the economy. Now tell me, inflation अच्छा है या deflation? Inflation अच्छा है, लेकिन मैंने कहा with certain terms and condition apply। सही है ना? वो terms and conditions क्या है वो मैं थोड़ी देर बाद क्लियर करूंगा, तब मुझे आने दो। लेकिन फिलहाल बूम और पीक का मतलब समझ गए, डिप्रेशन या डिफ्लेशन का मतलब समझ गए, ये लिखा है रिसेशन, बोलो जी यस। आओ दोस्तों, अगर आपको मुझे पढ़ाना हो कि व्हाट इज रिसेशन, आपने आज से पहले भी ये शब्द जाने अनजाने में तमाम बार सुना है कि यार देश में बहुत मंदी चल रही है, बोलो सुना है कि नहीं? अगर मुझे अपने प्यारे विद्यार्थियों को रिसेशन बताना है कि रिसेशन क्या होता है, ऑनलाइन सबका सही चल रहा है, थम्स अप करिए दोस्तों। अगर मुझे बताना है कि रिसेशन क्या होता है तो मैं वैसे तो कहूंगा, इसकी मैं टेक्निकल मीनिंग बताता हूं, ध्यान समझना। जब अर्थव्यवस्था जब हमारी जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था में लगातार क्या हो दोस्तों? दो क्वार्टर्स में, क्वार्टर का मतलब होता है तिमाही। जैसे दोस्तों हमारा एक वित्तीय वर्ष है, फाइनेंशियल ईयर, जल्दी बोलो वित्तीय वर्ष। बताओ दोस्तों कब से कब तक है? 1 अप्रैल से 31, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो आप समझ गए क्या? हमने इसको क्या किया है? 4 भागों में बांट दिया हमने। शुरू के 3 महीने अप्रैल मई जून क्या नाम दिया? क्वार्टर 1। जून जुलाई अगस्त क्या नाम दिया? क्वार्टर 2। अरे बोलो यस। अप्रैल जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर 2, अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्वार्टर 3 एंड जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर 4 और फिर अप्रैल से क्वार्टर 1। मुझे लग रहा समझ गया आप? तो हमने अपने एक वित्तीय वर्ष को 4 क्वार्टर्स में बांटा। तो दोस्तों ध्यान समझना, जब किसी भी वित्तीय वर्ष में लगातार 2 क्वार्टर्स में अगर नकारात्मक नेगेटिव ग्रोथ रेट रहती है, समृद्धि दर, नकारात्मक समृद्धि दर, जो नहीं समझ पा रहा मैं उसे भी समझा दूंगा, बस आप मेरी बात समझना। बहुत सारे बच्चे ये नहीं समझ पाते सर ये नकारात्मक समृद्धि दर क्या है। भाई नकारात्मक समृद्धि दर का मतलब है कि ध्यान से सुनेंगे आप, क्या ध्यान सुनेंगे क्या? मैं ग्रोथ रेट का मतलब एक दिन बताया था, एक बार फिर से बताता हूं। जैसे मेरे पास एक है 2024-25 और एक चल रहा है 2025-26, देखते जाना। तो ग्रोथ रेट का मतलब होता है जब मैंने इन दोनों वर्षों के, मैं इसका कुल उत्पादन देखूं, और मैं इसका कुल उत्पादन देखूं, कुल उत्पादन। क्योंकि अभी ये खत्म तो हुआ नहीं, 25-26 चल ही रहा है, तो इसलिए मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे मैं 2023-24 कर देता हूं, यहाँ पे 24-25 देखते जाना दोस्तों। जीवन भर के लिए ग्रोथ रेट का मतलब समझ जाओगे। नहीं तो आपने कई बार, आपने तो ये लाखों बार सुना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही, समृद्धि फलाना ढेवागा, समझ में नहीं आता बच्चों को, प्रिसाइज मतलब अभी समझ जाओगे। 2023-24 और 24-25 मान लो यहाँ पे कुल उत्पादन हुआ है ₹100 का, बस एग्जांपल मान लो। कुल उत्पादन पूरे साल भर कितने रुपए का हुआ? 100 रुपए का हुआ, बोलो जी यस। और यहाँ देखना 2024-25 में कुल उत्पादन मान लो हुआ 105 रुपए का। एवरीवन कितने का? 105 का। तो यहां से यहां कितना परसेंट बढ़ा? तो हम कहेंगे इकोनॉमी में 5% की इकोनॉमिक ग्रोथ है, बोलो जय हो। क्या हमेशा के लिए सीख गए कि व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ? तो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है कि हम इस साल को पिछले साल से कंपेयर कराते हैं और जितनी वृद्धि हुई उसी को बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। अब आप इस सेंटेंस को समझने का प्रयास करें अपने आप। जब इकोनॉमी में लगातार 2 क्वार्टर में नकारात्मक समृद्धि दर हो उसे कहते हैं रिसेशन। क्या बात समझ पाए? नहीं समझेगा? जैसे आपके पास 2 क्वार्टर हैं, मान लो क्वार्टर 1 क्वार्टर 2, तो आप इसको किससे कंपेयर कराओगे? क्वार्टर 3 से। हमने कहा एक आपके पास क्वार्टर 1 है, क्वार्टर 2, इसको किससे कंपेयर कराओगे? क्या क्वार्टर 3 से? भाई क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 क्या बाद में क्वार्टर 3, हम कहेंगे इसको किससे कराओगे? सर 4 से कराएंगे और किससे कराएंगे? दोस्तों बताइए, एक क्वार्टर 1 है, इसमें नहीं का मजाक कर रहे यार, एक क्वार्टर 1 है, एक क्वार्टर 2 है, तो आप इसको किससे कंपेयर कराओगे? पिछले साल के सेम क्वार्टर से। बड़ा दोस्तों कितना आनंद आया, बोलो जी यस। भाई तुम्हें मैं क्या ही बताऊं, मैं 4-5 साल इकोनॉमिक्स पढ़ाता रहा, उसके बाद मुझे समझ में आया इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है। राइट, ये तो मैं बहुत ईमानदार हूं, जो मैंने तुम्हारे सामने बता दिया। मतलब मुझे 4-5 साल हो गए, 11, 12, 13, 14, 15 बाद में मैंने कहीं पढ़ा, तब मुझे समझ में आया इकोनॉमिक ग्रोथ ये होता है। पता नहीं क्या ही पढ़ा रहा था आज तक, नहीं समझे क्या दोस्तों? सब्जेक्ट में एनलाइटमेंट मिलना, सब्जेक्ट में एनलाइटमेंट का मतलब ज्ञान प्राप्त होना, इसमें टाइम लगता है ना। अरे बोलो यस। तो अभी मैं कह सकता हूं कि आई एम एनलाइटेंड इन इकोनॉमिक्स। अभी मैं कह सकता हूं जितना मुझे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए था तुम ढक्कनों के लिए, उतना ज्ञान प्राप्त हो गया है। नहीं समझे क्या मेरी बात है? सही बात है कि नहीं? तो आई एम एनलाइटेंड दोस्तों। बहुत अच्छा लगता है मुझे ऐसे कहकर तुम लोगों को। मैं क्या कह रहा हूं दोस्तों, मेरे स्टूडेंट ही कहते हैं अपने आप, बोलो जी यस। मतलब जो अपने आप को परम गधा मानता है वो भी क्लास में बैठकर इकोनॉमी का बेताज बादशाह बन जाता है, बोलो जी यस। ऐसा मेरे कई बच्चों ने कहा कि सर अनपढ़ आदमी को आपकी क्लास में बैठा दें वो भी पढ़ लेगा इकोनॉमिक्स, ऐसा होगा कि नहीं? कितना भैया बताया क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 की ग्रोथ रेट निकालनी है तो अपन क्वार्टर 3 से कंपेयर करा लेंगे, ऐसा ना? तो अपन क्या करेंगे? पिछले साल के सेम क्वार्टर से। तो बोलो सही। जैसे अभी मैं पढ़ रहा था आर्टिकल एक अखबार में कि इस साल हमारे हिंदुस्तान का क्वार्टर 1 में ग्रोथ रेट 7.8% रही। राइट, एक आम व्यक्ति पढ़ेगा उसका नजरिया पता नहीं क्या ही होगा, लेकिन हमारे स्टूडेंट का मतलब तुरंत स्टूडेंट अच्छा जी इसका मतलब 2025-26 के अप्रैल मई जून में 2024-25 के अप्रैल मई जून से 7.8% उत्पादन स्तर में बढ़ोतरी हुई है। दिस इज कॉल्ड द ग्रोथ रेट, बोलो जी समझ आया? और अगर मान लो दोस्तों ये 105% से ये हो जाता 95%, तो आप कहते कि 95 तो कहते -5%, लो जी नेगेटिव ग्रोथ रेट, बोलो जय हो। तो अगर इकोनॉमी में लगातार 2 क्वार्टर्स में नकारात्मक ग्रोथ रेट देखने को मिले, इसी को कहते हैं रिसेशन। और हमारी गवर्नमेंट इसी को ही एक दूसरे नाम से जानती है और कहती है टेक्निकल रिसेशन। टेक्निकल रिसेशन। आप सभी मॉडी मॉडर्न को क्या करने हैं, जैसे अपन नोट्स बना रहे हैं बिल्कुल एज इट इज लिखते जाना है, बोलो सही है ना? कुछ दाएं ना कुछ बाएं, बिल्कुल ऐसे ही छापते जाओ सब कुछ, हर चीज अपने नोट्स में रख लो। हमारा पढ़ाने का लॉजिक ही ऐसा है कि जो हम यहाँ लिख रहे हैं वही आपको लिखना है। 2 तरीके से पढ़ाते हैं, जैसे अपन बीपीएससी यूपीएससी के बैच में जाते हैं तो मैं इतना बोर्ड वर्क नहीं करता, जैसे आपके यहाँ इतना सारा बोर्ड वर्क कर रहा हूँ, इतना लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको लिखवा नहीं रहा। नहीं तो मैं अन्य क्लासेस में यूपीएससी बीपीएससी में क्या करता, डिक्टेट करवाता, क्योंकि मैं वहां पर इतना बोर्ड वर्क नहीं करता। बस मैं वहां पे ऐसे लिखता हूँ टेक्निकल रिसेशन, बस ऐसे समझाता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ नेगेटिव ग्रोथ रेट, बस फिर क्या कहता हूँ चलो लिखो, फिर बैठ के मैं लिखवा देता हूँ। तो आप लोगों को लिखवा नहीं रहा, तो आप लोग इसको एज इट इज लिखोगे, क्यों? क्योंकि मैं बोर्ड वर्क ज्यादा कर रहा आपके लिए। नहीं समझेंगे मेरी बात?
बढ़िया समझ गए आप लोग, ऑनलाइन भी सारे लोग समझ गए। आप अपनी सारी टेंशन मुझे दे दो, सवाल सॉल्व ना हो तो दोस्तों मुझे आके आप बोलिएगा, मैं शांतिपूर्वक ये मार्कर रख दूंगा, त्याग पत्र देकर बढ़िया दोस्तों गंगा किनारे ऋषिकेश हरिद्वार में जाके कुटिया बना लूंगा और संन्यास ले लूंगा। कौन है? अरे भाई जब मेरे पढ़ाने से बच्चों को समझ में आएगा नहीं उस दिन मुझे छोड़ देना चाहिए पढ़ाना। भाई जिस दिन क्रिकेटर्स को खेलना नहीं आता उस दिन संन्यास ले लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कौन है? तो इसलिए आप लोग ईमानदारी से पढ़िए, समझ में ना आए ऐसा हो नहीं सकता। क्या बात समझ में आई? इसी को हम रिसेशन कोई बोलते हैं, टेक्निकल रिसेशन। एवरीवन क्या बोलते हैं? तकनीकीगत मंदी। बोलो जी यस। अब हम अगर सरल भाषा में कहें तो हम रिसेशन में ऐसे बोल सकते हैं, सरल भाषा में अगर हम कहें तो हम रिसेशन में ऐसे बोल सकते हैं कि रिसेशन का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों कि जब देश में लगातार लगातार जो मनी सप्लाई है वो क्या हो? कम। लुक एट दिस, जब यहां पर देखो मनी सप्लाई क्या है, कॉमन सेंस लगाओ, धीरे 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 मनी सप्लाई क्या होगी? अब दोस्तों जब धीरे धीरे मनी सप्लाई कम होगी तो अपने आप बताओ धीरे 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 दोस्तों उत्पादन स्तर क्या होगा? धीरे धीरे जो उत्पादन स्तर है वो क्या होगा? जब धीरे धीरे उत्पादन स्तर कम होगा तो एक एक करके कंपनी से लोगों को क्या करेंगे? बाहर, और रोजगार स्तर भी क्या होगा? कम। तो याद रखना, हम बात करें कि रिसेशन के समय आपने सुना है कई बार कि यार इकोनॉमी में बहुत रिसेशन है इसलिए जॉब नहीं मिल रही, फलाना ढिमाका, तो रिसेशन के समय लोगों को एम्प्लॉयमेंट क्या मिलता है? कम। इज इट ऑलराइट ना? अब हम देखो यहां से यहां आए फिर यहां चले गए। बोलो जी यस। व्हाट इज रिकवरी? जितने बच्चे वो अपने आप समझ गए। दोस्तों यहाँ डिफ्लेशन, कल की क्लास याद करो, आरबीआई देखेगा अरे मनी सप्लाई इतनी कम है नहीं है, और सरकार देगा अच्छा जी, तो यहाँ पर अब ध्यान समझना एवरीवन ऑन द बोर्ड प्लीज, यहाँ पर अब आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आएगा। बोलो यस। और सरकार अपनी फिस्कल पॉलिसी, और धीरे 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 मनी सप्लाई को बढ़ाएंगे और फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद फिर से बूम पे पहुंच जाएंगे, फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर। दिस इज कॉल्ड ट्रेड साइकिल। बोलो समझ में आया? तो आप मुझे बताओ फाइनली इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए अच्छा है या बुरा है? अच्छा है, बट मैंने कहा था टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के प्रकार। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के प्रकार। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के प्रकार। बहुत ध्यान समझना दोस्तों। तो व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन? बहुत अच्छी तरह सीखना, बढ़िया टॉपिक सिखाएंगे, अगले 30-40 मिनट लगेंगे मुझे और इस टॉपिक से हम निकल आएंगे। ध्यान सुनते आना दोस्तों। इन्फ्लेशन को बेसिकली मैं दो टाइप से समझाता हूं, मैं अपनी क्लासेस में दो तरीके से इन्फ्लेशन समझाता हूं। एक मैं कहता हूं कीमत स्तर में परिवर्तन के आधार पर, और अच्छा वर्ड सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तन के आधार पर। मतलब जब इकोनॉमी में वस्तुओं और सेवाओं के प्राइसेस अलग अलग लेवल से चेंज हो तो उन्हें हमने अलग अलग इन्फ्लेशन का नाम दिया है। बोलो जी यस। कीमत स्तर में परिवर्तन, जैसे ये टीवी, एवरीवन ये टीवी, इस टीवी का प्राइस अगर 10% बढ़े, 15 बढ़ सकता है, 20 बढ़ सकता है, 10 बढ़ सकता है, 100%, 200%, 300%। बोलो जी यस। तो कीमत स्तर में जो परिवर्तन हो रहा है उसके आधार पर हम मुद्रास्फीति के प्रकार देखेंगे। बोलो जी यस। दूसरा स्टैंडर्ड मेरे पास इन्फ्लेशन के टाइप्स को समझाने का क्या है, तो पहला तो हो गया कीमत स्तर के आधार पर। दूसरा तरीका मेरे पास है इन्फ्लेशन के टाइप्स में दोस्तों कारणों के आधार पर। कारणों के आधार पर दोस्तों, कारणों के आधार पर मतलब इन्फ्लेशन के जो कारण हैं, अभी हमने कल की क्लास से लेकर आज तक, अगर आप बहुत होशियार स्टूडेंट हैं तो आप देखेंगे हमने सिर्फ इन्फ्लेशन का एक ही कारण बताया कि जब मनी सप्लाई ज्यादा होगी तो इन्फ्लेशन होगा। बोलो जी यस। तो यहां पर हम देखेंगे कारणों के आधार पर इन्फ्लेशन कितने प्रकार के हैं ना। टॉपिक है इन्फ्लेशन के प्रकार। बोलो क्लियर? अगर हम पहले कीमतों के आधार पर देखेंगे फिर कारणों के आधार पर, सही है ना। अगर हम कीमतों के आधार पर बात करें तो सबसे पहला इन्फ्लेशन होता है जिसको मैं कहता हूं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। दैट इज क्रीप मतलब रेंगना, तो रेंगती मुद्रास्फीति, रेंगती मुद्रास्फीति। दोस्तों व्हाट इज रेंगती मुद्रास्फीति? ये कहता है जब पूरे हिंदुस्तान में, जब पूरे सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें, ये देखो सामान्य कीमत स्तर लिखा है, कल पढ़ाया था सामान्य कीमत। क्या कल मैंने कीमत और सामान्य कीमत में अंतर बताया था? कीमत और सामान्य कीमत में अंतर बताया था। तो जब सामान्य कीमत स्तर 3% पर एनम का मतलब प्रति वर्ष, जब सामान्य कीमत स्तर 3% प्रति वर्ष तक बढ़ती है तो कहते हैं कौन सा इन्फ्लेशन? क्रीपिंग। नहीं जचा, नहीं जचा, नहीं जचा। ये मार्कर लास्ट ईयर कितने का था? अगर ये मार्कर इस साल 102 103 रुपए तक पहुंचता है तो मैं कहूंगा इकोनॉमी में कौन सा इन्फ्लेशन है? क्रीपिंग। जम गया। चलो नंबर 2, एक और होता है जैसे हम लोग कहते हैं वॉकिंग, या कहते हैं इसे मॉडरेट, या इसे मैं कहता हूं थ्रॉटलिंग इन्फ्लेशन। हिंदी में चलती, मॉडरेट, मध्यम, थ्रॉटलिंग को ऐसे बोलते हैं थ्रॉटलिंग मुद्रास्फीति। थ्रॉटलिंग मुद्रास्फीति ये कहता है जब सामान्य कीमत स्तर, एवरीवन ऑन द बोर्ड, जब सामान्य कीमत स्तर 4% से 5%, और ये सब पर एनम ही चल रहा है, प्रति वर्ष बढ़ता है। नहीं समझ पाए? यदि ये टीवी का प्राइस एक साल में 4% से 5% तक बढ़े तो कौन सा इन्फ्लेशन? वॉकिंग मॉडरेट इन्फ्लेशन। सही है ना। पहले हम रेंग रहे थे फिर हम चलने लगे, अब कॉमन सेंस लगाओ, लो दौड़ा देते हैं। देन रनिंग इन्फ्लेशन मतलब दौड़ती मुद्रास्फीति। तो दौड़ती मुद्रास्फीति कहती है जब संपूर्ण देश में सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें 9% पर एनम तक बढ़ती हैं, 9% पर एनम तक बढ़ती है तो कौन सा इन्फ्लेशन कहलाता है? रनिंग इन्फ्लेशन। बोलो जी यस। पहले रेंग रहे थे फिर चलने लगे फिर दौड़ने लगे, अब क्या करेंगे? फ्लाइंग, अब हम कूदेंगे दोस्तों। देन नेक्स्ट इज गैलोपिंग इन्फ्लेशन। क्या कहते हैं? गैलोपिंग इन्फ्लेशन को हिंदी में बोलते हैं द्रुत या कूदती मुद्रास्फीति। यह कहता है जब पूरे देश में सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें डबल या ट्रिपल डिजिट्स में रहती हैं। जल्दी मुझे बताओ डबल या ट्रिपल डिजिट्स का मतलब क्या? सारे लोग
श्रवण नाम का एक पगला है, कह रहा है गुरुजी राइटिंग समझ में नहीं आ रही है, क्या होगा? नहीं आ रही क्या? मेरी बीवी तो कहती है आपकी राइटिंग बहुत सुंदर है? नहीं है क्या? सुंदर नहीं है क्या? मतलब इतनी भी ज्यादा सुंदर नहीं है, उसके लिए तो सुंदर होगी। कम ऑन यस, तो अब वो गधा कह रहा है समझ में नहीं आ रही, पता नहीं क्यों कह रहा है ऐसा। नहीं आ रही, थोड़ा चेंज करें क्या? है अगर नहीं आ रही तो सुनने से भी जाती है कई बार, है ना? है हाँ, उसको इसलिए नहीं आ रही होगी क्योंकि वो देख नहीं पा रहा होगा। देखो कह रहे सर राइटिंग बहुत सुंदर है, सब कह रहे हैं समझ में आ रहा। तो बेटा जब कोई ऊटपटांग कमेंट किया करे तो तुम उसके कान में वहीं जड़ दिया करो एक, और कैसे बढ़िया बढ़िया कमेंट किया करो, डैश 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 सब बोलते जाया करो, सो दैट उसका नाम ले लेके तो उसको समझ में आ जाए, है ना? तो दोस्तों नहीं समझ गया ना क्या? दोस्तों खुली 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 छूट है तुम्हें, कोई तुम्हें ब्लॉक नहीं करेगा, राइट? दैट रड़ा दोस्तों वहीं के वहीं। दोस्तों अब ये इंतजार नहीं करो, ये इंतजार मत करना दोस्तों, तुम लोग मैं लूंगा, तुम खुद लगा उसको वहीं के वहीं, राइट? दोस्तों यहाँ देखो, यहाँ समझो जरा। तो दोस्तों ये ध्यान सुनना, अगर हम बात करें क्रीपिंग, वो अच्छा हाँ, डबल ट्रिपल डिजिट्स क्या होता है? डबल ट्रिपल डिजिट 10%, 12%, 55%, 99%, 100%, 150%, 999% तक। क्या बात समझ में आई? इन सब के बाद दोस्तों, इन सब के पापा जिनको हम कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन कहता है, हिंदी में कहते हैं अति मुद्रास्फीति, अदरवाइज आप इसे हाइपर मुद्रास्फीति भी हिंदी में बोल सकते हैं। हाइपर मुद्रास्फीति ये कहता है जब सामान्य कीमत स्तर 1000% से अधिक बढ़ती हैं। बोलो समझ में आया? अधिक बढ़ती हैं। जब सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें 1000% से भी अधिक बढ़ने लगे। मतलब दोस्तों आप इमेजिन करो, प्लीज इमेजिन करो आप इसे, जब सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें 1000% से भी ज्यादा बढ़ती हैं, राइट? आप मुझे ये बताओ, जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें 1000% से ज्यादा बढ़ रही हैं, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 365 दिनों, परिणाम है ना, 365 दिनों में 1000% से ज्यादा, तो मैं ये कह सकता हूं कि जब सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें रातों रात बढ़ने लगे। रातों, तो आप नेक्स्ट सेंटेंस लिख सकते हैं कि जब सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें रातों रात बढ़ती हैं। दोस्तों जब कीमतें रातों रात बढ़ती हैं, बोलो जी सुना, तो जल्दी से मुझे बताइए एक बात, ऑनलाइन सब लोग लिखते जाइएगा। दोस्तों जब सभी वस्तुओं और सेवाओं की, देखिए नासिर खान कह रहे हैं सर आपके जैसा टीचर हर सब्जेक्ट में मिल जाए तो यूपीएससी भी आसान लगने लगेगा। कम ऑन, ऐसा 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 है नहीं? ऐसा दोस्तों, ऐसा सेंटेंस एक ऑफलाइन क्लास में मेरे पास आया, 2021-22 की बात है, प्रयागराज में मैं पढ़ा रहा था, ऑलमोस्ट मेरी आखिरी दिन चल रहे थे, 2-3 दिन हो रहे थे, ऐसा सेकंड लास्ट क्लास थी। तो एक बच्चा ऐसी मनी मन में मुस्कुरा रहा, मैंने, मुझे याद है, मैंने पूछा भाई तू क्यों हंस रहा? अभी तो मैंने कोई हंसाने की बात भी नहीं करी, तो मनी मन प्रसन्न हो रहा। तो मैंने कहा भाई, तो कह रहा नहीं सर छोड़िए। मैंने अरे बता, कह रहा सर मैं यही सोच रहा हूं कि आप जैसे टीचर हर विषय के मिल जाएं तो दोस्तों हम सब सिलेक्ट हो जाएंगे पूरी क्लास के स्टूडेंट। कम ऑन यस नॉट, क्या आप बात समझे? दोस्तों आई एम अ वेरी गुड टीचर यार, क्या कहते तुम लोग? दोस्तों यहाँ देखो, जब अगर हम बात करें जब रातों रात, कम ऑन एवरीवन, जब रातों रात सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें क्या हो बढ़े, क्या हम ऐसा कह सकते हैं? दोस्तों जरा ध्यान से समझना, आप सोच रहे होंगे गुरुजी ये क्या बात हुई? अच्छा हाँ, एक बात मुझे बताइए, इमेजिन क्या, वैसे ही बता दीजिए, कल ही तो हमने बताई थी। अब आप बताइए जब हाइपर इन्फ्लेशन होगा 1000% से भी ज्यादा, कभी कभी 1500, कभी 2000, कभी 3000, राइट? दोस्तों इतने ज्यादा परसेंट से जब प्राइस बढ़ेगा तो मुझे बताइए मुद्रा की क्रय शक्ति क्या होगी? है क्या कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी? पहले डिसाइड करो, कम या खत्म। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट लिख लो, तो मैं ये कह सकता हूं, एक एग्जाम में सवाल पूछा, वह कौन से प्रकार की मुद्रास्फीति होती है जब लोगों का, देखना सेंटेंस घुमाया, जब लोगों का मुद्रा पर से विश्वास खत्म होने लगता है। बताओ समझ में आया? तो यहाँ पे लिख लो, लोगों का मुद्रा पर से विश्वास खत्म होने लगता है। मुद्रा पर जो विश्वास है, लोगों का जो भरोसा है, क्यों बताइए दोस्तों विश्वास क्या होने लगे? आप मुझे बताइए दोस्तों, हाइपर इन्फ्लेशन के समय में, 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 हो गया बंद? हाइपर इन्फ्लेशन के समय में मैं सड़क पर टहल रहा था, टहलते टहलते मुझे 500-500 के 3-4 नोट दिख गए, उठाने की जगह दोस्तों मैं लात मारता हुआ निकल गया। बताओ क्या ऐसा होगा या नहीं? क्योंकि ऐसे 500 के नोट की कोई वैल्यू होगी? हाइपर इन्फ्लेशन के समय में जब मुझे एक ब्रेड का पैकेट खरीदने जाना होगा, इमेजिन करो दोस्तों, जब मुझे एक ब्रेड का पैकेट खरीदने जाना होगा तो मैं 2 झोले यहाँ पर और एक झोला कंधे पे टांग के पैसे ले जाऊंगा, वहां से एक ब्रेड का पैकेट लेकर आऊंगा। बोलो यही तो हाइपर इन्फ्लेशन है। क्योंकि दोस्तों तुम्हें क्या ही बताएं, लिख लो 1946 हंगरी, 1946 हंगरी, 1946 हंगरी, जगह का मैं छोटे छोटे लिख रहा हूँ। 2004 से 2009, 2004 से 2009 जिम्बाब्वे, जगह का मैं ऐसे लिख रहा हूँ। 2018 अभी अभी वेनेजुला, वेनेजुला। अभी अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, तुम्हारे दोस्तों नीचे से जमीन खिसक जाएगी कि जिम्बाब्वे में अगर मैं 2004 से 2009 के बीच में बात करूं, जहां पर रॉबर्ट मुगाबे का टाइम चल रहा था जिम्बाब्वे में, इसका समय रॉबर्ट मुगाबे। दोस्तों आइए आपको दिखाते हैं, बस मैं यहां पे लिखूंगा इन्फ्लेशन रेट इन जिम्बाब्वे, इन जिम्बाब्वे, इन जिम्बाब्वे ड्यूरिंग, ये देखना 2004, बस नहीं लिख देना, छोड़ो। दोस्तों देखिए क्या लिखा है यहां पर, पढ़ लीजिए दोस्तों। 2004 जिम्बाब्वे में इन्फ्लेशन रेट लगभग कितना था? 133। ये बढ़ता बढ़ता 2003 में हाई पहुंचा, यहां पहुंचा। अब मैं यहां पे लिख देता हूं, अगर बिटवीन 2004 से 2009, लुक एट द बोर्ड एवरीवन, लगभग दोस्तों इतना ज्यादा इन्फ्लेशन जिम्बाब्वे में रहा। पढ़ो यहां पर 2007 में लगभग पहुंच गया 66,212%। अरे बोलो नॉट, इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो चीज जिम्बाब्वे में 1 रुपए की लाती थी वो 2007 में दोस्तों 66,212 रुपए की आने लगी। बताओ समझ में आई? और तो और दोस्तों एक बात और बताते हैं, अभी आपको और दिखाते हैं। इन्फ्लेशन रेट जिम्बाब्वे को हटा दो, अब तो तुम्हारे दिल की धड़कन ही बढ़ जाएगी दोस्तों। वेनेजुला इन 2019, लो टाइन टाइन दोस्तों, ये देखिए 19,906%, 19,900 टाइन टाइन। इन्फ्लेशन रेट जो वहां पे हाई रहा, टाइन टाइन 3,44,509%।
इसे हमने बोला हाइपर इन्फ्लेशन, मतलब 1 रुपए की चीज 3.5 लाख रुपए की आ रही है। बताइए ऐसे समय पर लोगों की क्रय शक्ति, मुद्रा की क्रय शक्ति, मुद्रा पर विश्वास क्या हो जाएगा? खत्म। दैट इज कॉल्ड हाइपर इन्फ्लेशन। तो हमारा टॉपिक ये चल रहा था दोस्तों कि सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तन के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार। क्या ये बात सबको समझ आई? थोड़ा सा यहाँ गैप देके आप नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे इन्फ्लेशन। अभी हम इसको पढ़ाएंगे, यहां पर काम करेंगे। इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क, इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क, मुद्रास्फीति का लक्षित ढांचा, मुद्रास्फीति का लक्षित ढांचा। दिस इज इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। क्या होता है ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क? क्या होता है दोस्तों? हमारे हिंदुस्तान में सबसे पहली बात 2016 में, ये लिख दो 2016 से क्या हो रहा है हमारे देश में? भारत सरकार, और यहां पे भारत सरकार बोले तो वित्त मंत्रालय, भारत सरकार आरबीआई से सलाह लेकर, आरबीआई से 5 वर्षों के लिए, 5 वर्षों अर्थव्यवस्था में, 5 वर्षों के लिए अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का लक्ष्य बनाता है। समझो इसे क्या है, सारे लोग समझो, ऑनलाइन थोड़ा फोकस करो। इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क का मतलब है जहां पर भारत सरकार इन कंसल्टेशन विद आरबीआई से सलाह लेकर अगले 5 वर्षों के लिए इन्फ्लेशन हमें अपने देश में कितने प्रतिशत तक रखना है, इसका एक लक्ष्य बनाता है। इसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। क्यों लक्ष्य बनाता है? क्योंकि मेरे होशियार बच्चों को तुरंत समझ में आ रहा होगा। लक्ष्य इसलिए बनाता है क्योंकि इन्फ्लेशन अच्छा होता है, क्योंकि उत्पादन तो बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, तो हमारे देश में अगले 5 वर्षों में इन्फ्लेशन कितने प्रतिशत होगा, इसका एक लक्ष्य निर्धारित करता है। और दोस्तों चूंकि 2016 में हुआ तो पहली बार 2016 से 2021 तक रहा, और दूसरी बार 2021 से 2026 तक अभी चल रहा है। तो फिलहाल दोनों में ही लक्ष्य एक रहा, इसलिए मैं दोनों का एक साथ लिख देता हूं। अलग होता तो अलग अलग लिखता। तो दोनों का लक्ष्य क्या है? तो दोनों का लक्ष्य है 4% ±2%। दोस्तों ये भारत में वर्तमान में सरकार के द्वारा आरबीआई से सलाह लेकर ये इन्फ्लेशन का लक्ष्य रखा गया। और दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को उर्जित आर पटेल साहब ने सजेस्ट किया था, और उर्जित आर पटेल उस समय आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर थे। 2016 की बात चल रही है, बाद में ये गवर्नर बने। तो उस समय आरबीआई के कौन थे? डेप्यूटी गवर्नर, बाद में क्या बन गए? गवर्नर। तो हमारे हिंदुस्तान में उर्जित आर पटेल साहब की समिति की सिफारिशों के द्वारा मुद्रास्फीति का एक लक्षित ढांचा बनाया गया, जिसके अंदर हमारी सरकार वर्तमान में इस प्रयास में रहती है कि मुद्रास्फीति कम से कम भारत में 4% हो या ±2% हो। मतलब माइनस प्लस, तो आप समझ गए कि मुद्रास्फीति अच्छी होती है। मैंने कहा था, लेकिन मैंने कहा था नियम और शर्तें लागू। इसका मतलब दोस्तों 2%, 3%, 4%, 5%, 6% इस रेंज में है तो अच्छी है। अगर दोस्तों 2% से कम है तो गड़बड़ है, और 6% से ज्यादा है तो भी गड़बड़ है। ठीक उसी प्रकार से जैसे रोटियां खाना अच्छी बात है, आप 2 खा लो, 3 खा लो, 4 खा लो, सब्जी बहुत अच्छी बनी है तो, और शानदार बनी है तो 6 खा लो। अगर आप 2 से कम खाओगे तो कुपोषण के शिकार हो जाओगे। बोलो जी हाँ। और अगर 6 से ज्यादा ठूस लोगे तो कहीं ना कहीं से ऊपर या नीचे से तो निकलेगा ही निकलेगा। अरे बोलो हाँ या ना, क्या बात समझ पाएंगे? नहीं। तो मुद्रास्फीति अच्छी है, लेकिन एक कंडीशन के अनुसार 4% ±2%। इसका मतलब इन्फ्लेशन इज गुड बट, इन्फ्लेशन इज गुड बट, इन्फ्लेशन इज गुड बट। दोस्तों ये रहे यहां तक। अगर इन्फ्लेशन इकोनॉमी में क्रीपिंग या वॉकिंग इन्फ्लेशन है, दे आर कंसीडर्ड गुड फॉर द कंट्री। अगर दोस्तों वॉकिंग के बाद इन्फ्लेशन इज गोइंग इनटू द रनिंग, गैलोपिंग एंड हाइपर, देन इट इज अ डिस्ट्रक्शन फॉर द इकोनॉमी। ये इकोनॉमी के लिए एक प्रकार से गड़बड़ काम है, तबाही मच जाएगी। अगर आप समझ गए, ये इकोनॉमी को ब्रेक डाउन कर देगा। अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है तो दोस्तों वो एक लिमिटेड इन्फ्लेशन हो, एक कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन हो, एक नियंत्रित और एक सीमित इन्फ्लेशन हो, इट इज गुड फॉर द कंट्री। क्या सबको मेरी बात समझ में आ गई ना? आनंद आ गया? क्या मुद्रास्फीति के प्रकार कीमत के परिवर्तन के आधार पर समझ में आ गया? और इन्फ्लेशन कैसा होता है समझ में आ गया? इन्फ्लेशन का प्रभाव समझ में आ गया? और इन्फ्लेशन कहां तक अच्छा है समझ में आ गया? बोलो जी यस। अब हम बात करेंगे कारणों के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार। तो अगर हम कारणों के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार की बात करें तो जरा ध्यान समझना, राइट दोस्तों। अगर हम कारणों के आधार पर मुद्रास्फीति की बात करें तो मैंने 3 प्रकार के इन्फ्लेशन बनाए, 3 प्रकार के। पहला मैं कहता हूं मांग जनित मुद्रास्फीति, मांग जनित मुद्रास्फीति। इंग्लिश में मैं इसको कहता हूं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। दूसरा पहले इसको समझा देते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब है, सारे लोग देखना, डिमांड कौन करता है? जवाब दे दिया करो जल्दी। डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर, सही है। और दोस्तों कंज्यूमर डिमांड कब करेगा? जब मनी सप्लाई, अर्थात जब देश में इकोनॉमी में एडी इज ग्रेटर देन एएस। दोस्तों इन सबको बोलते हैं मांग जनित मुद्रास्फीति। फिर से समझना, जब इकोनॉमी में, पॉइंट नंबर 1 कंज्यूमर्स, जब इकोनॉमी में सारे कंज्यूमर्स डिमांड बहुत ज्यादा करने लगे, जब इकोनॉमी में सारे कंज्यूमर्स डिमांड बहुत ज्यादा करेंगे तो बताइए प्राइस बढ़ेगा या नहीं? तो पॉइंट नंबर 1, जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति उपभोक्ताओं के द्वारा उत्पन्न हो तो कहते हैं मांग जनित। नंबर 2, जब इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ने से इन्फ्लेशन हो कहते हैं मांग जनित। नंबर 3, जब सभी लोगों की मांग बढ़ने से इन्फ्लेशन हो तो मांग जनित मुद्रास्फीति। क्या समझ में आ गया? पक्का आ गया? हाँ दोस्तों दूसरा होता है लागत जनित मुद्रास्फीति। लागत जनित मुद्रा, हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश। पॉइंट नंबर 1
बताइए लागत किसको आती है? उत्पादक को। उत्पादक को। तो जब इकोनॉमी में उपभोक्ता इन्फ्लेशन का कारण बने, कारणों के आधार पर बात कर रहे हैं ना, उपभोक्ता इन्फ्लेशन का कारण बने तो जब डिमांड ज्यादा हो तो कहिए, जब अर्थव्यवस्था में अच्छा ये बताओ लागत किससे संबंधित है? प्रोड्यूसर से। भाई इस कुर्सी को बनाने में कितनी लागत आई? तो बनाई किसने? उत्पादक ने। तो लागत किसको? उत्पादक को। तो जाहिर सी बात है जब उत्पादकों के कारण मुद्रास्फीति बढ़ेगी, जब उत्पादकों के कारण मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो इसे हम कौन सी इन्फ्लेशन कहेंगे? कौन सा इन्फ्लेशन कहेंगे? दोस्तों आप ध्यान समझना, मेरे पास देखो और अच्छी तरह मैं बताता हूं, इसको देखना ऐसे कर लेते हैं। जब इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाए तो मांग जनित डिमांड, डिमांड बोलो हो गया। अब देखना सारे लोग, एक प्रोड्यूसर को मैं कोई ये मार्कर का एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास 100 रुपए हैं, एवरीवन कितने? एक मार्कर को बनाने में लागत आ रही है 10 रुपए की, तो 100 रुपए में मैं कितने मार्कर बना लूंगा? 10 बना लूंगा, 10 बना लूंगा। लेकिन दोस्तों अगर मान लो एवरीवन एक मार्कर को बनाने में मुझे लगने लगे 13-14 रुपए, कितने? अब मैं 100 रुपए में कितने मार्कर बनाऊंगा? क्या 10 बना पाऊंगा? इसका मतलब है जब उत्पादक की लागत क्या हो, उत्पादक की लागत क्या हो ज्यादा, कम, उत्पादक की लागत क्या हो ज्यादा, इसका मतलब ध्यान से देखना एग्रीगेट सप्लाई क्या हो जाएगी? आपने तो अभी कहा कि जब मेरे पास 100 रुपए एक मार्कर को बनाने में लागत आ रही है 10 रुपए की, तो मैं मार्कर बना रहा हूं 10। अगर दोस्तों मेरे पास 100 रुपए एक मार्कर को बनाने में लागत आने के 13-14, तो मेरी सप्लाई क्या हो जाएगी? कम। इसका मतलब जब अर्थव्यवस्था में एस कम हो जाए, इसकी वजह से इन्फ्लेशन हो जाए, तो कौन सा इन्फ्लेशन होगा? लागत जनित। बोलो समझ में आया? तो जब कंज्यूमर्स इन्फ्लेशन क्रिएट करें तो, और जब प्रोड्यूसर्स क्रिएट करें तो, जब मांग ज्यादा हो तो, और जब लागत ज्यादा हो तो लागत जनित। मतलब एडी जब ज्यादा तो कौन सा, और एएस कम तो कौन सा? बताओ कारणों के आधार पर। समझ में आया? समझ में आया? और एक होता है दोस्तों जिसे कहते हैं मजदूरी, क्या कहते हैं? मजदूरी मूल्य मुद्रास्फीति। मजदूरी मूल्य मुद्रास्फीति, या इसी को मैं एक नाम से और जानता हूं, मैं इसी को कहता हूं दोस्तों निर्मित, निर्मित एवरीवन क्या? निर्मित मुद्रास्फीति। मैं इसी को एक नाम से और जानता हूं, मैं इसी को एक नाम से और जानता हूं स्पाइरल इन्फ्लेशन। अगर आप समझना चाहते हैं तो समझ लो, शॉर्ट में समझाऊंगा। बोलो समझाऊं? मजदूरी मूल्य, सुनना, निर्मित क्यों कहते हैं और स्पाइरल क्यों कहते हैं, अभी अगले 1.5 मिनट में सबको सिखा दूंगा, ध्यान सुनना। मान लो दोस्तों, यही बताते हैं, छोटी छोटी जगह थोड़े से नहीं बता पाएंगे। मान लो अगर देश में इन्फ्लेशन बढ़ता है, यहां पर इन्फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन बढ़ता है मतलब मूल्य बढ़ता है। देखना क्या बढ़ता है, आप मुझे बताओ। जब देश में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, एवरीवन जब देश में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण जितने भी एम्प्लॉइज होंगे, लेबरर्स होंगे, क्या वो अपने मालिक से ये कहेंगे या नहीं? क्या अपने मालिक से ये कहेंगे कि नहीं? राइट। दोस्तों तो जितने भी, फिर से, जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, तो जितने भी लेबरर्स हैं या जितने भी कर्मचारी हैं, क्या वो अपने मालिकों से ज्यादा पगार, ज्यादा वेजेस, ज्यादा मजदूरी की मांग करेंगे? या आप लोग जब नौकरी पे जाएंगे तब तुम पढ़ोगे क्या देखोगे कि अभी मैं तुझे पहले बोलती डीए, डियरनेस अलाउंसेस, बोलते महंगाई भत्ता, समय समय पर आपका डीए लगेगा। बोलो जी, और डीए लगता है इन्फ्लेशन के कारण, डीए लगता है इन्फ्लेशन के कारण। तो देखना यहाँ पर, जब दोस्तों महंगाई बढ़ती है तो जाहिर सी बात है आपकी सैलरी भी बढ़ती है, नहीं बढ़ती है क्या? तो महंगाई बढ़ेगी तो इससे आपकी जो मजदूरी, मैं सरल भाषा में लिख रहा हूं वेजेस, तो आपके वेजेस क्या होंगे? और देखना सारे लोग, जब वेजेस बढ़ेंगे तो आपके जेब में पैसा क्या होगा? एवरीवन आपके जेब में पैसा क्या होगा? तो आपकी डिमांड, तो प्राइस, तो इन्फ्लेशन फिर बढ़ जाएगा, और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो आपके वेजेस फिर बढ़ जाएंगे। अरे बोलो यस। दोस्तों इस तरीके से ये चलता रहेगा और इकोनॉमी के पहले देखो मजदूरी मूल्य मुद्रास्फीति, इस पॉइंट को समझो कि फिर से इस पॉइंट को फिर से, अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो मजदूरी बढ़ेगी, मजदूरी बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, तो मूल्य बढ़ेगा, मूल्य बढ़ेगा तो मजदूरी, मजदूरी बढ़ेगी तो मूल्य, मूल्य बढ़ेगा तो मजदूरी, तो मजदूरी मूल्य मुद्रास्फीति समझ में आ गई? बोलो आ गई? दूसरी बात, निर्मित मुद्रास्फीति का मतलब है ये इकोनॉमी के अंदर इनबिल्ट है, इंग्लिश में बोलते हैं बिल्ट इन इन्फ्लेशन, मतलब इकोनॉमी के अंदर निर्मित है। समझने का प्रयास करो यार, इकोनॉमी के अंदर निर्मित है। क्यों निर्मित है? अरे भैया आज से 30 साल पहले एसआई की सैलरी, आज एसआई की सैलरी, और आज से 30 साल बाद एसआई की सैलरी, बोलो अलग है। आज से 30 साल पहले प्राइसेस, आज प्राइसेस, 30 साल बाद प्राइसेस अलग होंगे। इसका मतलब इकोनॉमी के अंदर ही घुसा पड़ा है, इसलिए बोलते हैं निर्मित। बोलो क्लियर? सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट स्पाइरल, ये देखो स्पाइरल, देखना यहाँ, मजदूरी बढ़ेगी तो मूल्य बढ़ेगा, मूल्य बढ़ेगा मजदूरी, मजदूरी मूल्य, मूल्य मजदूरी, मजदूरी मूल्य, मजदूरी मूल्य, मजदूरी मूल्य। बोलो ये सुना, दिस इज कॉल्ड स्पाइरल। क्या बोलो समझ में आया? तो हमारा टॉपिक था दोस्तों कारणों के आधार पर, यहाँ कारणों के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार। बोलो समझ में आए? तो एक होता है कि जब कंज्यूमर क्रिएट करे तो मांग जनित, प्रोड्यूसर क्रिएट करे तो लागत जनित, और जब मजदूरी और मूल्य की वजह से हो तो निर्मित। क्या तेरी बात समझ गए? आनंद आ रहा है? बहुत बढ़िया से, है पक्का? चलो हम मुद्रास्फीति के प्रकार पढ़ रहे हैं, इतनी बातें तो सबको समझ में आ गई। अब मेरे पास छोटे छोटे से टर्म्स हैं, जैसे, अब मेरे पास छोटे छोटे से टर्म्स हैं, जैसे ये सबने लिख लिया था। जैसे एक होता है इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, हिंदी में आयातित मुद्रास्फीति, आयातित मुद्रास्फीति, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। मैं तमाम बार इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति मुद्रास्फीति कहीं गलत लिख दिया, अपने आप सही कर लेंगे। बोलो ऐसे, यहाँ पे छोटी की मात्रा जानने लगी, वो अपने आप सही कर लेंगे, छोड़ देते हैं इसको ना। चलो दोस्तों, आयातित मुद्रास्फीति, दिमाग लगाएंगे, कुछ भी नहीं है। पॉइंट नंबर 1, जो अपन चीज आयात कर रहे हैं, आयात, जब हमारा आयात महंगा हो जाए, बताओ, जैसे कच्चा तेल, जैसे कच्चा तेल, नहीं समझ पाए? अबे यार स्मार्टनेस चाहिए भाई क्लास में, थोड़ा दिमाग लगाओ। अपन ये शर्ट इंपोर्ट करता था 2000 रुपए की, इसको 2500 रुपए में बेच देता था। बोलो समझ में आ गया? अभी क्या हो रहा है? ये शर्ट का इंपोर्ट महंगा हो गया। एवरीवन क्या हो गया? शर्ट का इंपोर्ट महंगा, मतलब 2000 की जगह 3000 की आ रही। तो बताओ देश में भी महंगी बिकेगी। दोस्तों कच्चा तेल, अगर उसका बैरल, कच्चे तेल को बोलते हैं बैरल्स में आता है, तो अगर कच्चे तेल का प्रति बैरल महंगा हो जाए तो क्या हमारा उत्पादन लागत महंगा हो जाएगा? उत्पादन महंगा होगा तो प्राइस क्या होंगे? तो बताओ आयात महंगे होने की वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है, दैट इज आयातित मुद्रास्फीति। बोलो समझ गए? दोस्तों एक और होता है, एक और होता है जिसे कहते हैं
जिसे कहते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन मैं हिंदी में कहता हूं संरचनात्मक मुद्रास्फीति। संरचनात्मक मुद्रास्फीति, स्ट्रक्चरल। देखना, जब अर्थव्यवस्था में बुनियादी ढांचे के, बुनियादी ढांचा किसे कहते हैं? बुनियादी ढांचा किसे कहते हैं? सारे लोग बोलो, पता भी है नहीं पता ये भी बोलो, नहीं पता दोस्तों। जब बुनियादी ढांचे का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, अब बताओ ये भी पता कि ये भी नहीं पता? इंफ्रास्ट्रक्चर बताओ किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस, मेट्रोस, एयरपोर्ट, बंदरगाह पोर्ट, अरे बोलो यस, पावर प्लांट्स, इन सबको क्या बोलते हैं? इन सबको क्या बोलते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, जब देश में बुनियादी ढांचे के अभाव के कारण, अभाव मतलब कमी, बुनियादी ढांचे के अभाव के कारण, आप जरा ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। यदि हमारे, जैसे एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, यदि हमारे एग्रीकल्चर में किसानों के पास सिंचाई के साधन नहीं होंगे, सिंचाई के साधन, तो क्या एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होगा? और जब कृषि का उत्पादन नहीं होगा तो कृषि द्वितीय को तृतीय क्षेत्र को कच्चा माल देता है, कल ही तो पढ़ाया, द्वितीय को तृतीय क्षेत्र को कच्चा माल देता है। तो मुझे बताइए क्या कच्चा माल महंगा होगा? फिर जो द्वितीय क्षेत्र उत्पादन करेगा वो भी क्या होगा? इन्फ्लेशन। इस कॉल संरचनात्मक मुद्रास्फीति। नहीं समझे क्या? जब अर्थव्यवस्था में बुनियादी ढांचों के अभाव के कारण मुद्रास्फीति उत्पन्न हो, इसे कहते हैं संरचनात्मक मुद्रास्फीति। बोलो क्लियर? तीसरा एक और बताते हैं आपको, एक होता है दोस्तों बॉटलनेक इन्फ्लेशन। बॉटलनेक इन्फ्लेशन हिंदी में भी ऐसे बोलते हैं, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा, बॉटलनेक इन्फ्लेशन। दोस्तों ये कहता है जब मांग समान रहे, जब मांग समान रहती है लेकिन आपूर्ति अचानक से कम हो जाती है, अचानक से कम हो जाती है। ये लो दोस्तों, जब मांग समान रहती है लेकिन आपूर्ति अचानक से कम हो जाती है, इसे मैं इकोनॉमिक्स की भाषा में बॉटलनेक इन्फ्लेशन कहता हूं। एग्जांपल देके समझा दूं क्या? आनंद आएगा? लो जी सुन लो भाई, ये वाला मेरे साइड का पंखा बंद कर दो यार, ये वाला। दोस्तों धन्यवाद। अगर हम बात करें, क्योंकि थोड़ी शाम सी हो गई ना तो मौसम थोड़ा ठंडा हो गया, मतलब जब हमने शुरू करा थोड़ा गर्मी था, लेकिन थोड़ी ठंडक से आने लगी। तो अगर हम बात करें, पढ़ो जरा उसे, अरे उसके अंदर पढ़ो, बॉटलनेक नहीं। जब आपूर्ति अचानक से लेकिन मांग, मतलब जानना चाहोगे? बता देते हैं दोस्तों, कितना टाइम लगेगा मुझे। फरवरी और मार्च का समय चल रहा है, खेतों में दोस्तों गेहूं की फसल एकदम ब्राउन कलर की हो रखी है, बिल्कुल पक रही है, पकी पकाई, बस 2-4-5 दिन में कटने वाली है, राइट? ऐसे में दोस्तों बहुत शानदार बारिश हो जाती है, उसके साथ साथ दोस्तों ओले पड़ जाते हैं, और दोस्तों उसके साथ साथ 4-5 दिन तक बारिश रुकती ही नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो, आपूर्ति अचानक से कम हो जाती है। तो आप क्या कहोगे कि इस बार बारिश हो गई और हमारे गेहूं अच्छे से नहीं हुए, तो हम 4 की जगह सिर्फ 1-1 रोटी खाएंगे दोस्तों, कैसा कहोगे आप? इसका मतलब पहला स्टेटमेंट पढ़ो, जब मांग समान रहती है। दोस्तों ऐसे में बताइए, आपूर्ति जब अचानक से कम हो गई लेकिन मांग समान है, तो बताओ प्राइसेस, बॉटलनेक इन्फ्लेशन। बोलो जय हो। बताओ दोस्तों, समझ में आ गया कि नहीं आया? अब बताओ, जिसको नहीं आया होगा वो ढक्कन होगा या नहीं होगा? मानते हो कि नहीं मानते हो? अब तुम लोग थोड़ा थोड़ा बोतल की ओर जा रहे हो, कौन सही है कि नहीं? बोलो समझ में आ रहा है? यस, बड़ा सा टब बना देंगे दोस्तों तुम्हें, कौन यस और नॉट, इतना ज्ञान ठूस देंगे उसके अंदर। बोलो जी सही, यही तो कोचिंग का फायदा है भाई साहब, बिल्कुल पकी पकाई चीजें पढ़ाते हैं, उतना पढ़ लो, किस्मत अच्छी होगी, पेपर टकरा जाता है। बोलो जी यस। ऐसे नहीं पढ़ाते दोस्तों, 2 तरीके के टीचर मिलेंगे बाजार में, पहले जिन्हें जो आता है वो वही पढ़ाता है, सही है, और दूसरा जो पेपर में आता है वही पढ़ाता है। 2 प्रकार के टीचर हैं बाजार में, क्योंकि हमारे तो दोस्तों फोन में आधे ज्यादा तो टीचरों के नंबर है, और हम जानते हैं कि अपने आप में जब अकेले बैठ के एनालिसिस करते हैं तो कम से कम जितनों के नंबर है 80% तो ढक्कन है। नहीं समझ पाए हैं? क्योंकि दोस्तों कोचिंग इंस्टीट्यूट में टीचर बनने के लिए कोई एलिजिबिलिटी चाहिए ही नहीं है। चाहिए क्या? कोई एलिजिबिलिटी चाहिए कि आप मास्टर करे हो या ये करा हो वो करा हो तो टीचर बनेगा? चाहिए? इसका मतलब दोस्तों, जब किसी के पास सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब सबके जीवन में अंधकार आ जाता है, तो वो लोग इस मार्कर को पकड़ के तुम्हारे जीवन में प्रयास करते हैं प्रकाश लाने की। बोलो समझ में आया? ये है कोचिंग बाजार में टीचरों की सच्चाई। बात माननी हो मानो, वरना ऐसी तैसी कराओ। बात तो लेकिन यही है। क्या बोलो, मानते या नहीं मानते? मानते या नहीं? वो देखो पता नहीं कैसे देख रहा, खतरनाक नजरों से टीका लगा है, ऐसा देख रहा पता नहीं क्या बोल दिया मैंने। अरे मैंने सही बोला यार, है? किसी का भी बाप ये नहीं चाहेगा कि उसकी औलाद कोचिंग इंस्टीट्यूट में टीचर बने। दोस्तों तुम्हें क्या बताएं, इसी कलंक की वजह से हमारा ब्याह बहुत लेट हुआ। नहीं समझे क्या? बहुत, मतलब 2016 से माता पिता ने लड़की देखना शुरू करी, कोई भी माँ बाप अपनी लड़की देने के लिए तैयार नहीं, 2021 में एक जना फंस गए, तब दोस्तों ब्याह हुआ। अब तो मैं क्या ही तुमको बताया अपना, आज 2 बच्चे बनना 4-5 तो होते ही कम से कम। अरे बोलो यार, नहीं समझेगा दोस्तों, बहुत सारे परिवार, मतलब मौरी हमें बिल्कुल पसंद आ गई। हमने कहा पापा बधाई से ब्याह करना है, तो फिर पापा ने कहा लेकिन तुम्हें पसंद नहीं कर रहे। हमने कहा क्या भाव? तो पापा से पूछते थे तुम मोड़ा करत, तो पापा कहते दिल्ली में कोचिंग पढ़ा, तो भैया बुंदेलखंड हमारे झांसी वासी के लोग सोचते हैं ट्यूशन पढ़ाता होगा। अरे बोलो ऐसे ट्यूशन पढ़ा, तो भैया मोड़ी दे रहे पता नहीं ट्यूशन में कम मिला है। फिर पापा से पूछते थे कितने पैसा मिला, बिल्कुल सही बता रहे विद्या माता कसम, कोई मजाक की बात नहीं। पापा पूछते थे कितने रुपये मिला, हर आदमी पूछेगा ना कितना कमाता है, तो पापा कहते थे इतने लाख मिला। मन में सोचते थे हमें मिलेगा देश बनाने के लाने। बोलो क्या मेरी बात समझ में आई? और दोस्तों घर जाते थे 2 दिन में पापू जी क्या भैया क्या सोचो और क्या सोचो, हमें तुम्हारे मोड़ा से नहीं करने। तो बताइए ऐसा हाल था। वो एक जना फंस गए, पता नहीं कैसे, सीधे साधे लोग
तो हमारा ब्याह हो गया। वरना दोस्तों ये क्या है, अनवांटेड, अननीडेड, अनडिजायरेबल, अनथिंकेबल, अनड्रीमेबल करियर। मतलब जो करियर हमने बाहर है तो हमें लगता है बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं दोस्तों, समाज में कोई नाम नहीं है हमारा, नहीं समझे। हालांकि खान सर के साथ जुड़ने के बाद थोड़ा ऐसा लगने लगा कि बढ़िया, लोग समझने लगे वाह ये बंदा कुछ कर रहा है सच में। ये दोस्तों ये तो खान सर का जलवा है। अरे बोलो ऐसा, अब लोगों ने थोड़ी इज्जत देना शुरू करी। वरना दोस्तों मक्खी के भाव भी कोई नहीं पूछा था, क्या ही बताएं, पैसा बहुत बढ़िया कमाते थे हमेशा से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, लेकिन जब गांव जाते तो कोई भटकता भी नहीं था आसपास, क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। अब लेकिन आप देखते हैं गांव वाले, यार वाह खान सर के साथ पढ़ा रहा है ये बंदा, दोस्तों अब गांव वाले भी थोड़ा इज्जत देने लगे, लग रहा है कि हमारा गांव को बड़ा कुछ कर रहा हो। क्या मेरी बात समझ में आई? तो इसलिए तुम्हें क्या ही पता दोस्तों, दो तरीके के टीचर होते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, एक जो आता है वो पढ़ाते हैं, दूसरा जो पेपर में आता है वो पढ़ाते हैं। दूसरी श्रेणी के टीचर बहुत सीमित हैं। अरे बोलो ऐसे, सब बस वही करने में लगे जो नहीं आ रहा, और तो और आ रहा प्लस जिसमें वो हवाबाजी कर सके, तुम्हारे ऐसे ढक्कन से कह सके, तुम्हारे ऐसे ढक्कनों से निकलवा सके, वाह वाह। तो तुम लोग सोचते क्या पढ़ा दिया यार, तुम लोग पेपर में गए कुछ फंसा ही नहीं, राइट। डॉक्टर भरत की तुम 10 क्लासेस कर लो, एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व होने लगते हैं। ये हमारे ओल्ड स्टूडेंट जानते हैं इस बात को, यहाँ बहुत सारे बैठे भी हैं, बोलो जी ऐसा है कि नहीं, क्योंकि हमने दोस्तों ऐसे ही अपना सिलेबस बनाया। अब अगर मान लो तुम्हारी किस्मत ही खराब है, पूरे का पूरा पेपर लगा जाए तो उसमें कुछ कर नहीं सकते हम, क्योंकि हमारी कोई दावेदारी नहीं है ना, हमने बॉन्ड पेपर पे साइन किया कि जो पढ़ाएंगे वो आएगा। आ जाए अच्छी बात, नहीं आए तो अगली बार सिलेबस में वो इंक्लूड कर लेंगे, तो अगली बार पढ़ा देंगे। ऐसे दोस्तों धीरे धीरे हम लोग अपना सिलेबस बनाते हैं, करिकुलम बनाते हैं और इस तरीके की चीजें आपको पढ़ाते हैं। क्योंकि एकेडमिक्स तो है नहीं जहां पे ये भी तय होता है कि इस यूनिट से 15 नंबर आते हैं, इस यूनिट से एक शॉर्ट एक लॉन्ग आता है। एकेडमिक्स में तो ऐसा होता है, कंपटीशन में ना तो कोई सिलेबस है ना तो कोई रोड मैप है, बस हम लोग अपने अनुसार बस पढ़ाते हैं और वो पेपर ओरिएंटेड हो जाता है। कौन सही कि नहीं? इसलिए हम अपने स्टूडेंट्स और छोटे भाई बहनों से एक बात पहली बोल देते हैं कि बेटा जितनी मेहनत मैं कर रहा कुछ मेहनत आप भी करो, जितनी चीजें मैं पढ़ा रहा आप लोग घर पे पढ़ो। आप घर पे बस कुछ नहीं कर पा रहे तो घर पे एमसीक्यू लगाओ, बार बार बोलता हूं एमसीक्यूज लगाइए। आपको कोई सवाल कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, आप मुझसे पूछिए, पैसा इसलिए तो लिया हमने आपसे। कम ऑन, चलो आगे चलते हैं, जल्दी बोलो क्या पहले तो ढंग से बोल ले, गधा मिड डाउन बोल रहा। वो तो टीचर थोड़ा स्मार्ट है इसलिए सब कुछ आता है, इसलिए तेरा सवाल समझ गया टीचर। ये कह रहा क्या, अबे मेल्ट डाउन बोलते, मिड डाउन कर रहा तू है। अभी कोई सीधा साधा टीचर होता बेचारा भी फंस जाता, वो कहता ले कल तो बधाबाजी कर रहा था, कुछ भी पूछ लो सब आता, आज फंस गया। बोलो यस दोस्तों, मेल्ट डाउन क्या कल ही का, तो तुम्हारी औकात नहीं, कोई ऐसा सवाल पूछ लो जो डॉक्टर भरत को आता नहीं। कौन ऐसा, तो सब आता है मुझे, कौन सही कि नहीं, सब आता है मुझे, कुछ भी पूछो। मेल्ट डाउन का मतलब होता है डॉक्टर भरत के आगे दोस्तों गूगल भी फेल हो जाता है, तो मैं भी आगे पता चलेगा दोस्तों। मेल्ट डाउन का मतलब होता है सडन क्रैश ऑफ शेयर मार्केट। प्रत्यक्ष को प्रणाम की परिणाम जो भी हो, लिखना बेटा तुम क्या ही कहोगे, तुम कहोगे बस सर समझ गए। वैसे तो यहीं पे मिल गया मुझे वर्ड, द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम सफर्ड अ मेजर मेल्टडाउन, बोलो लिखा है मेल्टडाउन, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल सेम लाइन दिखाऊंगा। तो अ सिचुएशन इन व्हिच एन इंडस्ट्री और इकोनॉमी बैडली अफेक्टेड बाय लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, दिस इज मेल्टडाउन। तो ये देखो आप क्विकली डेवलपिंग ब्रेकडाउन। तो दोस्तों बस यहाँ पे मैं चाहता कि आपको एज इट इज मीनिंग मिले। मेल्टडाउन मैं लिख देता हूं इन इकोनॉमिक्स, न्यूक्लियर भी कुछ आ रहा ना, मैं लेता हूं इन इकोनॉमिक्स। ये देखो एन इकोनॉमिक मेल्टडाउन और कोलैप्स, सीवियर ब्रेकडाउन, मैंने कहा सडन क्रैश, बोलो जी यस, ऑफ अ नेशनल रीजनल इकोनॉमी मार्क्ड बाय फेलियर ऑफ, ये देखो मार्केट और कॉमर्स, बोलो जी यस। दोस्तों जब हमारा देश में ये देखो मार्केट, ये देखो ब्रेकडाउन, तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, मेल्ट डाउन। एवरीवन क्या बोलते हैं, मेल्ट डाउन। तो मेल्ट डाउन वर्ड यूज करते हैं जब हमारे देश का जो शेयर मार्केट है वो अचानक से कोलैप्स कर जाए, अचानक से गिर जाए, सडन क्रैश फॉल हो जाए, बोलो जी यस, दैट्स कॉल्ड मेल्ट डाउन। सही है बेटा ना। दोस्तों अभी सरसराव नहीं, रुको थोड़ा सिलेबस भी करना है ना मुझे, बाद में सरसराना आई मैं लूंगा, डाउट ले लूंगा, पहले मुझे एक दो चीजें पढ़ा लूं फिर मैं लेता हूं। मुद्रास्फीति को मैं दो तरीके से और देखता हूं, आप भी देखना चाहेंगे। एक होता है कोर, रुक जाओ चलो ठीक है, एक होता है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन, कोर को हम ऐसे लिखते हैं, या ऐसे कहते हैं मूलभूत मुद्रास्फीति, मूलभूत मुद्रास्फीति। और एक और होता है दोस्तों, एक और होता है जिसे हम कहते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या कहता है, इसको ऐसे बोलते हैं हम, हेड लाइन मुद्रास्फीति। नाउ व्हाट इज कोर इन्फ्लेशन, प्लीज फोकस दोस्तों, व्हाट इज कोर इन्फ्लेशन, प्लीज फोकस, थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बस, एक मिनट सुन लो, जीवन भर याद। जब सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को शामिल करते हैं, सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को शामिल करते हैं, फूड एंड फ्यूल प्राइसेस को छोड़कर। ये लो दोस्तों याद करो, कल मैंने इन्फ्लेशन की मीनिंग में, थोड़ी देर बाद लिख लेना, पहले मुझे सुन लो। जब मैंने इन्फ्लेशन की मीनिंग कल बताई थी तो मैंने कहा था कि मुद्रास्फीति का मतलब है जब पूरे देश में सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें लगातार बढ़े, ऐसा मैंने कुछ बताया था। लेकिन सभी वस्तुओं और सेवाओं में दो चीजों को छोड़ दो, फूड आइटम्स और फ्यूल आइटम। मतलब फूड का मतलब है खाद्य, एवरीवन फूड का मतलब क्या है, खाद्य, और फ्यूल का मतलब क्या है, ईंधन। खाद्य और ईंधन पदार्थों की कीमतों को छोड़कर, पदार्थों की कीमतों को छोड़कर। भाई खाद्य का मतलब सब्जियां, खाद्य का मतलब फल, खाद्य का मतलब दालें, खाद्य का मतलब वेजिटेबल ऑयल वनस्पति तेल सब्जी वाला तेल, खाद्य का मतलब मसाले, बोलो जी यस, खाद्य का मतलब कोल्ड ड्रिंक चाय कॉफी, अरे बोलो यस। दोस्तों फ्यूल आइटम्स का मतलब क्या हुआ, कोल पेट्रोलियम डीजल सीएनजी आईजीएल, अरे बोलो यस। दोस्तों जहां मुद्रास्फीति में, प्लीज फोकस, जब मुद्रास्फीति में सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को शामिल करें, लेकिन देश में जो खाद्य पदार्थ हैं, जो ईंधन पदार्थ हैं, इनको छोड़कर, इसे कहते हैं कोर। अब आप जरा देखो ज्योग्राफी में आपने अर्थ के स्ट्रक्चर में पढ़ा है क्रस्ट मेंटल कोर। अगर मुझे इकोनॉमी के बिल्कुल भीतर कोर मुद्रास्फीति देखनी है तो मैं इन दो प्रकार के आइटमों को छोड़ देता हूं। अब मेरे स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा होता है यहाँ पर कि सर ऐसा क्यों आ रहा है कि नहीं, कि सर क्यों आपने खाद्य और ईंधन पदार्थों की कीमतों को शामिल नहीं करा, क्योंकि इनके कीमतों में
कीमतों में अत्यधिक परिवर्तन होता है। नहीं समझे का? आज गए टमाटर खरीदन 60 रुपया किलो मिले और कल गए 80 रुपया मिले। आज पेट्रोल भरा रहे थे दोस्तों 95 का, कल 94 का। तो बताओ इन्फ्लेशन का भी बिल्कुल कोर इन्फ्लेशन अगर निकालना है तो ऐसे वस्तुएं और सेवाएं जिनके प्राइसेस हाईली वोलेटाइल हैं, हम इनकी कीमतों को छोड़ देते हैं तो इकोनॉमी में कहलाता है कोर इन्फ्लेशन। बोलो समझ में आ गया? जय हो। क्या समझ में आया? और हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब जो कल से लेकर आज तक पढ़ रहे हैं वही। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब जब क्या सभी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस को शामिल करते हैं। यहां पर मैं आगे लिख नहीं रहा, आपकी मर्जी है तो आप लिख सकते हैं, खाद्य और ईंधन पदार्थों को भी शामिल कर लो। इस कॉल्ड हेडलाइन इन्फ्लेशन। जाके पढ़ लो, पीवाईक्यू में 4 से 5 सवाल अगर इसी स्लाइड से ना मिले तो मुझे कल बताना दोस्तों। सेम सवाल मिलेंगे और सारे सॉल्व हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड कोर और हेडलाइन इन्फ्लेशन। बोलो जी यस। समझ में आया? पक्का? एक और पढ़ा देते हैं दोस्तों, जब बहुत बढ़िया मूड है आज। एक होता है श्रिंकफ्लेशन, हिंदी में भी इसको ऐसे बोलते हैं। इसको आप चाहो देवनागरी में लिख सकते हो ऐसे करके, श्रिंक ब्रिंक या जैसा भी होता होगा, लाइक इस तरह से श्रिंकफ्लेशन। बोलो जी यस। व्हाट इज श्रिंकफ्लेशन? श्रिंक, सुकुड़ना, श्रिंक। दोस्तों क्या है, दो बातें बताऊंगा पहले। पॉइंट नंबर 1, लगातार जो उत्पादकों को लागत है, लागत वो क्या हो रही है? क्या कोई गधा कम? उत्पादकों को जो लगातार लागत है, जो कच्चा माल है, कॉस्ट है, वो क्या हो रहा है? एवं दूसरी बात, जो कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता, ये क्या हो रही है? बोलो जी यस। देखना दो बातें, लगातार समय के साथ साथ, लगातार समय के साथ साथ हमारे जो कॉस्ट है वो बढ़ रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है। अब दोस्तों ऐसे में एक प्रोड्यूसर अगर अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाएगा, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन महंगाई, इन्फ्लेशन मतलब ज्यादा। दोस्तों जब प्राइस बढ़ाएगा तो क्या कोई उसके प्रोडक्ट को की डिमांड करेगा? तो दोस्तों प्रोड्यूसर्स ने बहुत बढ़िया तरीका निकाल लिया। क्या किया? क्वांटिटी, जो मात्रा है प्रोडक्ट की, वो क्या कर दी? कम कर देते हैं। एंड दोस्तों जो प्राइस है, कीमत, वो समान रहता है। दिस इज कॉल्ड श्रिंकफ्लेशन। क्या तुम्हारे दिमाग में मुझे कुछ दिख रहा है? पार्ले जी का बिस्किट आया क्या? यही आया क्या? ये टीचर का स्टाइल है। कम ऑन यस और नॉट। जो अपन सोचेगा भाई आपके दिमाग में आना चाहिए, इसी को कहते हैं टीचिंग क्वालिटी। कम ऑन यस और नॉट। आप सभी हिप्नोटाइज्ड हैं, तुम्हें पता नहीं है। जब तुम क्लास में एंटर हुए और अपन ने मार्कर पकड़ा, उसके बाद आई स्टार्टेड हिप्नोटाइजिंग वन बाय वन। अगर आपका दिमाग मेरे दिमाग से बाहर चल रहा है, इसका मतलब तुम्हारी जिंदगी बर्बाद है। याद रखना, इसका मतलब मैं तुम्हें हिप्नोटाइज नहीं कर पाया, इसका मतलब है तुम मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, और मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे तो जिंदगी बर्बाद। क्योंकि या तो तुम यहाँ ध्यान दे रहे या ये तुम्हें ध्यान दे रही होंगी दोस्तों, लेकिन यहाँ पे तुम सबको सिर्फ मुझे ध्यान देना है। कम ऑन यस और नॉट। तो अगर जो लोग हिप्नोटाइज्ड हैं उनकी जिंदगी आबाद और जो नहीं है उनकी बर्बाद। क्या बात समझे कि नहीं? है क्लास के बाद तुम कुछ भी करो, वो तुम्हारा टाइम है। बोलो जी यस। लेकिन क्लास में तुम सिर्फ टीचर पे ध्यान दो, भविष्य उसी से बनेगा। नहीं समझे क्या? तो इसलिए दोस्तों चीजें पढ़ाने के साथ साथ जीवन में ये भी सिखाना जरूरी है कि इनकी ओर मत पढ़ो, कोई फायदा नहीं है दोस्तों। कम ऑन यस और नॉट। तुम्हें कई बार लगा होगा, देखो वो मुस्कुरा रही, दोस्तों वो मुस्कुरानी नहीं होती, वो तेरे मुस्कुराने के ऊपर मुस्कुरा रही होती है। तेरे कितना पागल है, सोच रहा कि काम हो गया है, लेकिन दोस्तों क्या बात समझेगा? इसलिए वो तेरे ऊपर मुस्कुरा रही, तेरे लिए नहीं मुस्कुरा रही। नहीं समझेगा? जो कह रही साहब मैं तो मुस्कुरा के पढ़ रही हूँ। दोस्तों ये बात पता होना चाहिए कि मुस्कुरा के पीछे लॉजिक है। कई बार लगा के बस मुस्कुरा गया हो गया काम, लेकिन दोस्तों वो मुस्कुरा इसलिए रही, ऐसा नहीं होता ना। वो मुस्कुरा इसलिए रही क्योंकि तू मुस्कुरा रहा, वो सोच रही कितना पागल आदमी है। दोस्तों दिस इज कॉल्ड श्रिंकफ्लेशन। क्या बात समझे? अभी बाद में लेंगे, हम ले लेंगे। दिस इज कॉल्ड श्रिंकफ्लेशन। क्या बात समझ गए आप लोग? एक और टर्म मेरे पास है, दैट इज स्क्यूफ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन हिंदी में भी ऐसे बोलते हैं, देवनागरी में आप लिख सकते हैं ऐसे, आधा सा जो भी होता हो। स्क्यूफ्लेशन, स्क्यूफ्लेशन क्या कहता है? बस एक लाइन में, जब कुछ वस्तुओं और सेवाओं, जब कुछ वस्तुओं और सेवाओं की जो कीमतें हैं, की कीमतें क्या हो? कम हो, एवं क्या कुछ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें, एवं भाई पूरी बात में क्या ही लिखूं यार अब मैं, जब कुछ वस्तुओं और सेवाओं, एवं जब कुछ वस्तुओं और सेवाओं, एवं जब कुछ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें क्या हो? ज्यादा। दिस इज कॉल्ड स्क्यूफ्लेशन। नहीं समझे क्या? जब इकोनॉमी में कुछ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें क्या हो? ज्यादा, और कुछ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें क्या हो? कम। इज कॉल्ड व्हाट? स्क्यूफ्लेशन। जैसे आप देख लो, आप देख लो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ये टीवी पता नहीं कितनी महंगी आती थी, अब 10-10, 12-12 हजार की आ रही है। मोबाइल फोन देख लो दोस्तों, जो 30-40 हजार के आते थे, 7-7-10 हजार के आने लग रहे हैं। बोलो जी यस। तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह पर प्राइसेस क्या हुए हैं? कम। वहीं पर आप खाद्य पदार्थ देख लो, आप दालें देख लो, आप स्पाइसेस देख लो, सरसों का तेल देख लो, की कीमतें क्या हुई? पेट्रोल देख लो, डीजल देख लो। बोलो जी यस। इसका मतलब इकोनॉमी में जब ऐसा हो, कुछ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें, कुछ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें, स्क्यूफ्लेशन। बोलो समझ में आया? दिस इज स्क्यूफ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन। एक जना कह रहा है सर गुरुजी इतना अच्छा पढ़ाएंगे तो हमारी रैंक फर्स्ट आ जाएगी। कम ऑन यस और नॉट। धन्यवाद बेटा, ऐसी बातें किया करो तुम लोग, राइट? एक और कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं। एक होता है फिलिप्स कर्व। एवरीवन, क्या होता है? फिलिप्स कर्व। दोस्तों एक थे A.W. फिलिप्स, एक अर्थशास्त्री थे A.W. फिलिप्स। A.W. फिलिप्स ने 1958 में एक कॉन्सेप्ट दिया और उसी को बोला उन्हीं के नाम पर फिलिप्स कर्व। खत्म बात। सो व्हाट इज फिलिप्स कर्व? तो फिलिप्स कर्व का मतलब है कि बस इतना याद रखना है, एक A.W. फिलिप्स करके एक व्यक्ति थे अर्थशास्त्री, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया और उन्हीं के नाम पे पड़ गया फिलिप्स कर्व। बस इतना सही है, कुछ है नहीं, राइट? भाई बताएंगे ना, इतनी 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 डैश है। कोई मौला होता तो पूरा बोल देते, लेकिन थोड़ा है क्या बताइए सर, जल्दी कॉन्सेप्ट क्या दिया? अंडरक मौली, राइट? 1958 में एक कॉन्सेप्ट दिया और इन्होंने पानी भी नहीं पीने दिया लड़की ने चैन से। मजाक कर रहे थे दोस्तों। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, इन्होंने इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति एंड अनएम्प्लॉयमेंट। दोस्तों बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के बीच संबंध बताया।
संबंध बताया। दोस्तों एज पर द एडब्ल्यू फिलिप्स इन्होंने क्या करा, ध्यान से देखेंगे सारे लोग बोर्ड की ओर। दिस इज द OY एक्सिस एंड दिस इज द OX एक्सिस। मेरे प्यारे साथियों दिस इज OX एक्सिस। यहां पे हम दिखा रहे हैं मान लो इन्फ्लेशन, यहां पे क्या दिखा रहे हैं, नो, यहां पे मैं दिखाऊंगा अनएम्प्लॉयमेंट, यहां पे मैं दिखाऊंगा बेरोजगारी, और OY एक्सिस मैं दिखाता हूं इन्फ्लेशन। ध्यान से देखना, इन्होंने कर्व बनाया, कर्व हिंदी बोलते वक्र, फिलिप्स वक्र। तो इन्होंने कर्व बनाया और दोस्तों उस कर्व में इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच रिलेशन दिखाया। और इनका फिलिप्स कर्व का जो शेप है इट्स लाइक दिस इज कॉल्ड फिलिप्स कर्व। क्या बताया इन्होंने, दिस इज फिलिप्स कर्व। क्या बताया इन्होंने, इन्होंने बताया कि देखो भैया ऐसा है, ध्यान से सुनियो। इन्होंने कहा जब इन्फ्लेशन इतना होगा इकोनॉमी में, इतना मान लो 0 1 2 3 4 5 6, मान लो 6%, कुछ भी हो सकता है, ये तो मैंने हाइपोथेटिकली अपने मन से ले लिया। इन्होंने कहा कि जब इन्फ्लेशन 6% है तो ऐसे समय पर दिस वुड बी द अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन द इकोनॉमी। ऐसे समय पर ये क्या होगा, 0 1 या मान लो 1.5%। फिलहाल बता जानो, इन्होंने कहा जब इकोनॉमी में अगर इन्फ्लेशन रेट, सारे लोग बोर्ड की ओर, जब इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन रेट है अगर वो 0 1 1.5 मान लो 2% पकड़ लो, आप तो बस इतना बताओ इन्फ्लेशन कम हुआ है ज्यादा। जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन क्या होगा, कम, तो आप गौर से देखो जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्या हो रहा, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो मान लो हो गया 7%, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गया, ज्यादा। तो इन्होंने दोस्तों के बीच एक नेगेटिव रिलेशन दिखाया, इसी को बोलते हैं फिलिप्स कर्व। इन्होंने कहा एवरीवन ऑन द बोर्ड, इन्होंने कहा जब नेगेटिव रिलेशन, सब लोग मैं उम्मीद करता हूं जानते होंगे, नकारात्मक संबंध, जब एक घटे दूसरा बढ़े और एक बढ़े तो दूसरा घटे, इसे बोलते हैं दोस्तों फिलिप्स कर्व। तो आपके पास दो सवाल आएंगे, फिलिप्स वक्र अर्थव्यवस्था में किसके बीच संबंध स्थापित करता है। दूसरा सवाल कि फिलिप्स कर्व मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच कैसा संबंध बताता है, ऋणात्मक या नकारात्मक, नेगेटिव। बोलो क्लियर है, दिस इज कॉल्ड फिलिप्स कर्व। चलो दोस्तों, अभी तक के इन्फ्लेशन के इस क्लास में मैंने आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया उसका 2 मिनट में एक स्नैपशॉट देखेंगे। अभी तक की क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन कैसे होता है, इन्फ्लेशन लाइक अच्छा होता है, इन्फ्लेशन कितने प्रकार का होता है, इन्फ्लेशन कहां से अच्छा होता है एंड इन्फ्लेशन कहां से बुरा होता है, इन्फ्लेशन से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स, स्ट्रक्चरल ने हाइपर, पता नहीं क्या क्या दोस्तों, ये सब चीजें समझ में। जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि भारत में जो इन्फ्लेशन, मैंने भी कहा था कि इन्फ्लेशन अच्छा है, लेकिन मैंने कहा 4% प्लस माइनस 2%। सारे लोग फोकस करना, मैंने कहा इन्फ्लेशन अच्छा है लेकिन 4% प्लस माइनस 2%। बोलो ऐसे। और जब मैं पढ़ा रहा था कि इन्फ्लेशन 3% तक तो क्रीपिंग, 4 से 5 तो ये 9% तक रनिंग, डबल डिजिट ये प्लान। दोस्तों जब मैंने कहा 4% प्लस माइनस 2% होता है तो ये सब चीजें, तो आपके दिमाग में उस समय एक प्रश्न जरूर आ रहा था और पता नहीं क्यों मुझे सुनाई दे रहा था। और आपके मन में प्रश्न क्या आ रहा था, हाथ ऊपर करके बताएंगे कि यस सर ये प्रश्न मेरे मन में आ रहा था कि सर वर्तमान में भारत में मुद्रास्फीति कितने % है। हाथ ऊपर करिए दोस्तों, ये देखिए स्टाइल, कम ऑन यस और नॉट। तो वर्तमान में मुद्रास्फीति कितने % है ये आप जानना चाह रहे थे। तो वर्तमान में मुद्रास्फीति तुम्हें क्या लगता है, सिर्फ बागेश्वर बाबा जी मन की बात जानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों तुम भारत में मुद्रास्फीति कितने % है, ये अगर हम बात बताएं कि मुद्रास्फीति कितने % है, ये तो बाद में बताएंगे, लेकिन पहले ये बताएंगे कि मुद्रास्फीति को मापा कैसे जाता है। एवरीवन, मुद्रास्फीति को मापा कैसे जाता है। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है मुद्रास्फीति के मापन की विधियां, मुद्रास्फीति के मापन की विधियां, मेथड्स ऑफ मेजरिंग इन्फ्लेशन। दोस्तों मैं आपको पहले मापने की विधियां बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे देश में इन्फ्लेशन वर्तमान में कितने % है। क्या बात समझे आप लोग। तो दोस्तों हम एक टॉपिक करते हैं कि मुद्रास्फीति के मापन की विधियां। आखिर हमारे हिंदुस्तान में जो मुद्रास्फीति है उसको हम 3 तरीके से मापते हैं। एवरीवन, कितने तरीके से। तो भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए सबसे पहला तरीका है CPI। क्या होता है बाद में बताएंगे। दूसरा तरीका है WPI और तीसरा तरीका है GDP डिफ्लेटर। GDP डिफ्लेटर, इसको बोलते हैं GDP अपस्फीति कारक। GDP अपस्फीति कारक। CPI को बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, हिंदी में बोलते हैं उपभोक्ता मूल्य या कीमत सूचकांक। क्लियर। WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स और हिंदी में बोलते हैं थोक कीमत सूचकांक। तो मेरे प्यारे साथियों, हमारे हिंदुस्तान में इन्फ्लेशन को मापने के 3 तरीके हैं। कौन कौन से, CPI, WPI एंड राइट। दोस्तों पूरा मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ टॉपिक करेंगे, धीरे धीरे इकोनॉमी का ज्ञान प्राप्त करेंगे। बोलो जी यस। क्या परसों नरसों जब से इकोनॉमी की क्लास शुरू हुई है तब से थोड़ी बहुत इकोनॉमी समझ में आई। पक्का। किस किसने घर पे जाके किसी किताब से MCQ लगाए हैं, हो रहे हैं। जो नहीं लगा रहा है वो बिल्कुल अपने आप और अपने बाप के साथ गद्दारी कर रहा है, याद रखना। क्योंकि दोस्तों आप और आपके बाप दोनों सोच रहे हैं कि हमारा मौला जल्दी से सिलेक्शन ले है या मौड़ी, और दोस्तों सोच रहे हैं कि मैं गांव में प्रतिष्ठा बढ़ जाए हमारी, कि मैं मौला या मौड़ी दरोगा बन गया। बोलो यस। और यहाँ दोस्तों आप मटर गश्ती में लगे हैं, तो इसका मतलब अपने आप और अपने बाप क्या दोनों से गद्दारी होगी या नहीं। इसलिए भाई थोड़े दिन ईमानदारी से पढ़ लो यार, बार बार बता रहे बेटा, फिर जिंदगी भर मौज लेना, जिंदगी भर मौज लेना दोस्तों। और दोस्तों ये बताइए, अभी फुकरे हो तुम लोग, जितना बाप पैसा भेज रहा है उससे क्या ही अय्यासी कर लोगे। सोचो आजकल ज्यादा अय्यासी कर पाओगे या जब खुद पैसा कमाओगे तब ज्यादा अय्यासी कर पाओगे। बोलो यार, जब तो जेब भी भरी होगी, अकाउंट भी भरा होगा, अरे बोलो यस, और बंदी भी होगी। कौन यस। तो बताओ यार, मुझे चुनना होता तो मैं तो सोचता यार आज मैं फुकरों की तरह रहता हूं और मैं 2-3 साल बाद तैयारी, जब मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा 1 साल में, उसके बाद दोस्तों मैं खूब अय्याशी करूंगा। तो मैं ये वाला रास्ता चुनता आपकी जगह। मुझे लगा आपको मैं कितने प्यार से समझा रहा कि यहाँ तुम्हारा माँ में हूँ, बाप में हूँ। अरे बोलो यस। तो मैं तुम्हारा भाई भी हूँ, टीचर भी हूँ। बोलो जी यस। तो आप लोग मेरी बात ईमानदारी से सुनो, थोड़ा मेहनत करो यार। अगर आप MCQ नहीं लगा रहे तो यहाँ कर क्या रहे पटना में, घर जाओ बोली बिस्तर उठाकर। इसलिए आपको चैप्टर वाइज MCQ लगाने। और मुझसे ये नहीं पूछना कहां से, चैट GPT का जमाना चल रहा है आजकल। बस कल मैंने पढ़ाया था सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, लिख दो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी MCQ क्वेश्चन। इतने सवाल आएंगे तुम करके करते हट जाओगे। आज मैंने इन्फ्लेशन पढ़ाया, मैंने टॉपिक पढ़ाया जो भी, लिख दो टॉपिक और लिख दो MCQ।
देखो खटाखट क्वेश्चन आते हैं, सॉल्व मारते जाओ। अबे मोबाइल फोन में गूगल का सदुपयोग भी करना सीखो। कमन यस, तुम्हारा क्या उपयोग होगा हम भी जानते हैं दोस्तों। कमन यस, थोड़ा सदुपयोग करो उसका। क्या बात समझे? संसाधनों का सदुपयोग यही तो सिखाता है इकोनॉमिक्स, यही तो पढ़ाया है पर्सनल। अरे बोलो यस। इसलिए ईमानदारी से सही सही पढ़ो। और बाजार में कोई भी किताब उठाओ यार, घटना चक्र उठा लो, है पता नहीं कितनी किताबें हैं। और बताओ कोई लूसेंट उठा लो यार, वो मोटी सी चौड़ी सी, है ना, लूसेंट उठा लो, चैप्टर वाइज दिया, यहाँ मैं पढ़ाता जा रहा, क्वेश्चन लगाते जाओ, है कि नहीं, टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज। नहीं यार मेरे पास ले आओ गुरुजी ये बता दो। अगर वो आगे आना होगा तो मैं बोल दूंगा इंतजार करो आएगा, अगर पढ़ा दिया होगा तो मैं समझा दूंगा। बोलो सही है कि नहीं? कम से कम दोस्तों आपका लक्ष्य होना चाहिए 1000 प्लस क्वेश्चन रखना है क्लास के दौरान, क्लास के साथ साथ कितने क्वेश्चन? 1000 प्लस। बोलो जी ऐसे नाउ। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोग ये पढ़ेंगे, कल हम इसकी बात करेंगे, लंबा टॉपिक है, 5-10 मिनट में हो नहीं पाएगा, इसलिए आपके साथ बात करके टाइम पास कर रहे थे। बोलो ठीक है। तो आप बाकी की चीजें अगले कल पढ़ाएंगे, यहाँ से कल शुरू करेंगे।